एक्सेल सिर्फ डाटा एंट्री और बेसिक फार्मूला के लिए नहीं है। अगर आप एक्सेल को सच में सीखना चाहते हैं प्रोफेशनल लेवल पर, तो यह कोर्स आपके लिए है। अगले 3 घंटों में कंप्लीट रियल प्रोजेक्ट को जीरो से लेकर प्रोफेशनल डैशबोर्ड तक बिल्ड करेंगे, और इस पूरे जर्नी में आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फाइल भी दिया गया है। आप मुझे सिर्फ देखेंगे ही नहीं, बल्कि हर स्टेप को एक्सेल में प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे। इसके बाद एआई को भी एक्सेल में हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे, जैसे फॉर्मूला बनाना, एग्जिटिंग फार्मूला समझना, एरर सॉल्व करना और डाटा से यूजफुल इंसाइट निकलवाना एआई की मदद से। और सबसे अच्छी बात, इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट 365 का फ्री वर्जन यूज करना सीखेंगे। तो अगर आपका गोल सिर्फ एक्सेल सीखना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह कोर्स आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं अपने बेसिक से लेकर प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे आ चुके हैं, अपने बेसिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सीखेंगे बेसिक टू एडवांस एक्सेल विद एआई के बारे में सीखने वाले। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं उसको पहले सीख लेते हैं। इसमें हम सीखेंगे पहले एक्सेल के बारे में, ये और इसमें ये सारे आपको टॉपिक मिल जाते हैं। इसमें सीखेंगे बेसिक एक्सेल के बारे में, जैसे डाटा एंट्री फॉर्मेटिंग, उसके बाद फार्मूला एंड फंक्शन के बारे में सीखेंगे, डाटा मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे, उसके बाद लुकअप फंक्शन के बारे में, डाटा एनालिसिस के बारे में, उसके बाद एडवांस एक्सेल, और मैं आपको सिखाऊंगा डैशबोर्ड और एनिमेशन। उसके बाद से लास्ट में हमारा जो होगा एआई, उसके बाद एक्सेल किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे एआई में, और उसके बाद से मैं रियल प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। ठीक है, कई सारे आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे जिसमें को कहीं भी आपको रियल प्रोजेक्ट करने को नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं इस 3 घंटे के वीडियो में रियल प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से आपको रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करना है। ठीक है, और हमारे पास ये सारे इसमें टॉपिक कवर होने वाले हैं। कुछ कुछ यहाँ पे टॉपिक नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो जैसे यहाँ पे जगह कम करने के चक्कर में मैंने नहीं लिख रखा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो यहाँ पे अगला यहाँ पे स्लाइड निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को सीखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है, क्योंकि आप जब तक बेसिक को नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए बेसिक जो है आपका बेस बरियार करता है, तो सबसे पहले बेसिक सीखना जरूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, और इसे हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और डाटा को विजुलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड आता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट होता क्या है? तो इस देखो, स्प्रेडशीट जैसे ये हमारे पास A4 पेपर होता है। ठीक है, ये हमारे पास मान लो A4 पेपर है। इसमें जैसे ये लाइन चली गई, ये जैसे ये हमारे पास ये सारी लाइनें जा रही। ठीक है, उसके बाद से ये जो सारी लाइनें जा रही हैं, इसी को हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो हम सारा जो काम करने वाले हैं ये सारा स्प्रेडशीट में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं आगे, व्हाट कैन विल डू इट एक्सेल। आप एक्सेल में क्या क्या कर सकते हो? तो यहाँ पे डाटा एंट्री, डाटा मैनेजमेंट कर सकते हो, कैलकुलेट यूजिंग फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, डाटा एनालिसिस कर सकते हो, चैट एंड डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑटोमेशन, एआई पावर, ये सारी चीजें हम इसमें करने वाले हैं। तो बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट जान लेते हैं एक शॉर्ट शॉर्ट हिस्ट्री जान लेते हैं एक्सेल के बारे में। सबसे पहले 1985 में एक्सेल लॉन्च हुआ था। ठीक है, जो कि एक्सेल ने लॉन्च किया था एप्पल के लिए। 1987 में माइक्रोसॉफ्ट ने फर्स्ट अपना विंडो एक्सेल 2.0 यहाँ पे रिलीज किया था। 1990 के लेट सेकेंड में बिजनेस ग्रोथ के लिए एक्सेल ने यहाँ पे इंक्रेडिबल पॉपुलर बिजनेस क्रिएशन एंड रिपोर्ट डाटा के मैनेजमेंट बन गया। 2007 में एक्सेल ने यहाँ पे इंस्टीट्यूट किया रिबन इंटरफेस। रिबन इंटरफेस के बारे में हम आगे बहुत ज्यादा डिटेल्स में समझने वाले हैं। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेयर डेटा, जिसमें 10,48,000 रोज जो है बना सकते हैं, और 16,384 कॉलम हम बना सकते हैं। बना नहीं सकते, इसमें एक्सेल में दिया हुआ है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे टुडे में क्या है, यहाँ पे डाटा एनालिसिस है, पावर क्यूरी है,
पावर पिवट है, डायनेमेटिक एरेज है, ऑटोमेशन है और साथ में आज एआई भी है। तो ये हमारा मॉडर्न टुडे में आजकल इम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे जान लेते हैं एक्सेल का एवोल्यूशन कब हुआ। 1985 में ये मैक के लिए आया, 1987 में विंडोज के लिए आया और बात मतलब वही है सारा चीज, ठीक है, बस थोड़ा सा मैंने सेकंड के लिए डाल रखा है। अब यहाँ पे एक्सेल स्टार्टेड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, मैंने आपको बताया एक्सेल ने स्टार्ट किया था एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के लिए, बट आज जो है यहाँ पे ये एक पावरफुल टूल डेटा के लिए बन गया जिसमें मैनेजमेंट, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, ऑटोमेशन एंड एआई पावर वर्क फ्लो हो चुका है। यहाँ पे आपको एक्सेल में सारे चीजें यहाँ पे कर सकते हो। आप आप एआई की मदद से बहुत कुछ आप एक्सेल में क्रिएट करा सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ रहा बेसिक इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं हम अपने एक्सेल को सीखने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहली चीज जानेंगे किस तरीके से आपको एक्सेल ओपन करना है। कई लोगों को एक्सेल ओपन करने में परेशानी होती है, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज एक्सेल आपके डैशबोर्ड पे होती है। अगर आपके डैशबोर्ड पे नहीं है, जैसे देखो यहाँ पे आपको एक्सेल दिख रहा, ठीक है, अगर आपके डैशबोर्ड पे एक्सेल नहीं है तो सिंपली नीचे आएंगे, नीचे आपको एक यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखेगा, इस पे सिंपली आपको लिखना एक्सेल, कीबोर्ड से आप एक्सेल लिखेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से ये अभी रिफ्रेश कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेल ऐप डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा आपको एक्सेल ऐप। और यहाँ से भी अगर आपको एक्सेल ऐप वेपन ओपन नहीं हो रहा तो सिंपली कीबोर्ड से आप विंडो आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक आपको रन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे और ओके करेंगे सिंपली, तो ये आपके सामने एक्सेल का एप्लीकेशन डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से अपने एक्सेल को ओपन कर सकते हो। अब आपके सामने ये डैशबोर्ड है एक्सेल का, तो यहाँ पे आपको कई सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। आप अगर पहली बार आए तो बिल्कुल आप घबराना मत इस डैशबोर्ड को देख के कि इतने सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, तो देख के घबराना मत, मैं सारी चीजों के बारे में समझाऊंगा इसमें। तो यहाँ पे आपके सामने ये होम बटन में आपको ये सारे डैशबोर्ड मिलते हैं। तो पहले इस डैशबोर्ड के बारे में क्लियर करते हैं। तो ये आपके सामने आप देखोगे ये इसका नाम है ब्लैंक वर्कबुक, तो हम इसी पे ज्यादातर काम करने वाले हैं। ये ब्लैंक वर्कबुक का मतलब होता है ये आपको सादा मिलता है जिसमें आप लिख सकते हो डाटा, और यहाँ पे आपको कई सारे टेम्पलेट मिलते हैं जैसे बिलिंग स्टेटमेंट, लोन के लिए, सेल्स रिपोर्ट के लिए, कई सारे टेम्पलेट बने बनाए आपको मिलते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हम सीखेंगे खुद से टेम्पलेट बनाना सीखना, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक्सेल टूल कई सारे मिल जाते हैं, जैसे आपको एक्सेल खुद बताता है कि आपको एक्सेल कैसे यूज करना है। यहाँ पे आप मोर टेम्पलेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपको जैसे बिजनेस, पर्सनल, प्लानर्स, लिस्ट, बजट, चार्ट, कैलेंडर्स, कई सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपको बने बनाए आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप हमने मोर ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पे न्यू ऑप्शन में ये सारे आपको चीज मिलते हैं, ठीक है। होम बटन में आपको ये सारे चीजें मिलते हैं, जैसे यहाँ से आपको कोई भी फाइल सर्च करना है सर्च कर सकते हो। यहाँ पे रिसेंट में आपने जितने भी प्रोजेक्ट पे काम किए हैं वो सारे आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फेवरेटाइज का, जिसमें आपने यहाँ पे स्टार वाले पे क्लिक किया हो तो ये आपका जो फेवरेट है ये आपको दिखेगा। अगर आपने यहाँ पे किसी को शेयर किया तो ये आपको अपीयर होगा। कुछ इस तरीके से ये डैशबोर्ड था। अब यहाँ पे जैसे न्यू पे क्लिक करोगे तो ये मोर वाला ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ओपन का। ओपन का सिंपली यहाँ से आप कोई भी शीट ओपन कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी फाइल आपको ब्राउज से लानी है तो सिंपली ब्राउज पे क्लिक करो, ये आपके सामने खुल जाएगा। आपको जहां से भी फाइल लानी है सिंपली क्लिक करके आप वहां से फाइल ला सकते हो। तो ओपन की मदद से यहाँ से फाइल ला सकते हो। यहाँ पे आपको कई सारे वर्कबुक दिख जाएंगे जो कि आपने रिसेंट में काम किया है, सिंपली इस पे आप सेलेक्ट करोगे तो ये आपके सामने डेटा खुल के वापस आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपने डेटा यहाँ पे बना रखा है ये आपके सामने डेटा आ जाएगा। फिर यहाँ पे बैक में करोगे तो यहाँ पे आप देखो फिर वही चीज मिलेगी, बट यहाँ पे कई सारी चीज यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो उसके बारे में समझेंगे, पहले मैं इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। चलो फिर से एक बार हम अपने एक्सेल सीट को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेल सीट ओपन हो रहा। अब यहाँ पे नीचे में दो ऑप्शन बच गए, एक है अकाउंट्स का और एक है ऑप्शन का।
अकाउंट्स में सिंपली आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके अकाउंट के दिख जाएगी और यहाँ से आपका जो भी वर्जन है वो आपको वर्जन शो होगा। तो यहाँ से आप वर्जन और अकाउंट के प्राइवेसी और अकाउंट आप देख सकते हो और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है। तो ऑप्शन के बारे में और डिटेल्स में समझेंगे क्योंकि ऑप्शन की मदद से आप बहुत कामों को यहाँ ऐड कर ये जितने भी सारे टैब ऐड हैं तो इन सारे टैब को कैसे ऐड करना वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसको कुछ देर के लिए यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं फाइल टैब में। ठीक है, तो एक बार मैं ब्लैंक वर्कबुक क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक हो गया, तो ये आपके सामने एक्सेल का डैशबोर्ड खुल के आ गया। तो आपको डैशबोर्ड देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, इतना बड़ा डैशबोर्ड है, इसमें इतने सारे फंक्शंस हैं, हम कितना फंक्शन को सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आपको किसी भी फंक्शन में या किसी भी टैब में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले डैशबोर्ड का एक बार मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ ताकि ताकि आपको इससे एक नॉलेज मिल जाए। तो यहाँ पे आपके सामने ये डैशबोर्ड है एक्सेल का। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे ऊपर में आपके सामने ये एक्सेल का लोगो दिखता है और यहाँ से एक ऑप्शन आता है ऑटो सेव। ऑटो सेव का मतलब क्या होता है सर जी? तो ऑटो सेव का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन ऑन है तो ये ऑटो सेव यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, बाई चांस आपका लैपटॉप किसी कारण से शट डाउन होता है तो ये आपकी जो एक्सेल फाइल हो वो जाके फाइल में ऑटोमेटिक आपकी सेव हो जाएगी। तो ऑटो सेव का फायदा ये होता है। और यहाँ पे दो ऑप्शन और मिलते हैं, एक इधर तीर घुमा हुआ है, एक इधर तीर घुमा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपका अंडो है और ये रीडो है। तो इसका मतलब हम समझेंगे आगे। और यहाँ पे ये क्या है सर जी, तीर का निशान? यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूलबार के नाम से मिलता है, जिसकी मदद से आप कई सारे चीजों को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बार नीचे क्लिक करूँ तो ये देखो सारा डे यहाँ पे ऑन हो गया। और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आप देखो क्विक एक्सेस टूलबार मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपको इस डैशबोर्ड पे, जैसे क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है, कई लोग पूछेंगे सर बताओ क्विक एक्सेस एक्सेस टूलबार होता क्या है? तो क्विक एक्सेस टूलबार का मतलब होता है कि आपको अगर जल्दी किसी भी चीज को एक्सेस करना है तो उसी को बोला जाता है क्विक एक्सेस टूलबार। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे देखो, जैसे न्यू ओपन कोई भी फाइल आपको चाहिए, नया फाइल चाहिए तो यहाँ पे करो सिलेक्ट। तो ये आपके सामने डैशबोर्ड पे ऊपर दिखेगा, सिंपली सिलेक्ट करोगे तो ये आपके सामने नई फाइल ओपन हो जाएगी। तो इसी को बोला जाता है क्विक एक्सेस टूलबार। यहाँ से जो भी आपको जरूरत के हिसाब से रखना है यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मेरे को न्यू न्यू को हटाना है तो यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे न्यू हट गया। अब यहाँ पे सर जी बगल में लिखा हुआ है बुक टू एक्सेल, ये क्या लिखा हुआ है? इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपकी एक्सेल की फाइल है। ठीक है, एक्सेल की फाइल हमेशा बाय डिफॉल्ट आती है बुक वन में। अगर आप ने दूसरा फाइल ले रखा है तो बुक टू में आएगी। तो बाय डिफॉल्ट ये बुक वन बुक टू में आती है। और यहाँ पे आप नाम चेंज करना चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट फर्स्ट एक्सेल, यहाँ पे फर्स्ट एक्सेल लिख देते हैं, ओके करते हैं तो ये आपका सेव हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी देर में आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यस कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ये देखो आपका अपडेट हो गया फर्स्ट एक्सेल फाइल के नाम से और ये आपकी फाइल यहाँ पे सेव भी हो गई। सर जी ये क्या है? सर्च बॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च। आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन या फीचर को यहाँ पे सर्च कर सकते हो और उस चीज को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिल जाता है आपके प्रोफाइल का आइकन, यहाँ से आपका मिल जाता है मिनिमाइज बटन। और यहाँ पे आप एक्सेल को इस तरीके से ये देखो छोटा कर सकते हो, बड़ा करना है बड़ा कर सकते हो और यहाँ से इस टैब को यहाँ से क्लोज कर सकते हो। जैसे क्लोज वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपकी एक्सेल फाइल यहाँ से क्लोज हो जाएगी। तो सिंपली मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ एक्सेल सीट को। तो चलो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ऊपर वाले को कंप्लीट समझ लिया। अब यहाँ पे समझते हैं ये हमारे पास क्या है सर जी। ये सारे जैसे फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा है, इंसर्ट लिखा है, ड्रॉ लिखा है, ये सारे क्या है? तो इन सब को बोलते हैं टैब। ये सारे हमारे टैब बटन है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये देखो ये है फाइल टैब। ठीक है, बैक कर लेते हैं एक बार। ये है हमारे होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट टैब। मतलब सारे
देखो सारे फीचर के हिसाब से आपके टैब बने हुए हैं। जैसे होम टैब में आपको जितनी भी होम जैसे घर वाली चीजें मिलती है वो सारी चीज मिल जाएगी। डेली यूज के लिए सारी चीजें आपके सामने होम में मिल जाएगी। इंसर्ट में तो इंसर्ट का मतलब कोई भी चीज को ऐड करना, तो सारी चीजें आपको यहाँ से ऐड करने के लिए मिल जाएगी। इसी तरीके से इन सारे को बोलते हैं टैब। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था रिबन के बारे में, तो रिबन ये हमारे सामने आपको जितने भी दिख रहे हैं अलग अलग, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, ये सारे हमारे रिबन हैं जो कि अलग अलग काम के लिए बनाए गए हैं रिबन। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे नीचे हम यहाँ पे समझेंगे पहले, नीचे ये क्या है और ये एक एक का मतलब, ये सारे नीचे समझेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ होम टैब के बारे में। होम टैब के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो चलो एक बार होम टैब का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे होम पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, तो ये आपके सामने होम टैब खुल के आ जाएगा। ये का मिलता जुलता है, जैसे आप एक्सेल को ओपन करोगे तो ये डैशबोर्ड जो दिखता है ये सेम उसी से मिलता जुलता है, बट इसमें कुछ और फीचर आ जाते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास फीचर आ जाता है शेयर का। ये देखो शेयर का आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे इन्फो का आ जाता है। इन्फो का मतलब सिंपली क्या होता है कि आपकी फाइल प्रोटेक्ट है कि नहीं, किसी हिस्ट्री क्या है, वर्कबुक क्या है, ये सारे चीज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सेव, तो यहाँ पे सेव कर सकते हो फाइल को आप यहाँ से। और यहाँ पे प्रिंट, आप यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पे प्रिंट ओवरव्यू देख सकते हो कि हमारी फाइल कितनी कट रही है, किस स्थिति में प्रिंट होगी, वो सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे वी डोंट एनीथिंग फाइंड टू प्रिंट दिखा रहा है, इसका मतलब है हमने यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं क्रिएट की है, इसलिए अभी नहीं दिखा रहा। यहाँ पे आप किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहो तो यहाँ पे पीडीएफ में चेंज फाइल टाइप में जाके एक्सपोर्ट कर सकते हो, और यहाँ से क्लोज कर सकते हो एक्सेल की फाइल को। तो यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो हमने समझा कुछ इस प्रकार ने एक्सेल के फीचर को, फाइल टैब के बारे में समझ चुके हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं होम टैब में। होम टैब में हम यहाँ पे समझेंगे ये जो नेम बॉक्स है, फॉर्मूला बार है, और ये सारे सेल हैं, कुछ सेल के बारे में समझेंगे। यहाँ पे आप नीचे में आप देख रहे हो, नीचे में लिखा हुआ है शीट 1, ये वर्कशीट है हमारे पास। जैसे आप फाइल टैब में आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कबुक। तो वर्कबुक के अंदर में कई सारी सीट आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब ऐसा समझो कि एक फाइल के अंदर एक जो फोल्डर होता है उसमें कई सारी फाइलें आप बना सकते हो। ठीक उसी प्रकार एक्सेल में भी आप कई सारी सीट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे क्रिएट करो। और यहाँ पे किसी भी सीट का अगर नाम चेंज करना चाहो या किसी भी सीट को ड्रॉ करना चाहो, तो यहाँ पे देखो सीट 3, सीट 2, इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे किसी भी सीट का नाम चेंज करना है, सिंपली डबल टैप करो और यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे नाम चेंज करो, मैंने सीट लिख दिया। अगर इसका कलर चेंज करना है सीट का, तो यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करोगे तो ये सारे आपके डायलॉग बॉक्स खोल के आ जाएंगे। उसमें इंसर्ट, डिलीट, रीनेम कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, कोड दे सकते हो, प्रोटेक्ट सीट, और यहाँ पे टैब कलर का ऑप्शन मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसमें कलर लगा सकते हो। अगर इस रो को हाइड करना है तो यहाँ से हाइड कर सकते हो। ये आपका जो रो जो है यहाँ पे हाइड हो गया। और यहाँ पे एक और दिख जाएगा अनहाइड का ऑप्शन, तो अनहाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सीट क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा रेडी। ठीक है, मतलब आपका एक्सेल जो है रेडी मोड में है अभी। और ये आपको पास ऑप्शन दिखता है माइक्रोज का, तो माइक्रोज को हम बाद में समझेंगे अभी। और यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है वो दिखाती है एक्सेल की कैसी है। तो ये आपका भी गुड टू गो दिखा रहा है, मतलब आपका सही है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पे आप नीचे में देखोगे, नीचे में आप एक मिल जाता है नॉर्मल व्यू, उसके बाद आपको मिलता है पेज लेआउट। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे पेज लेआउट पे, वैसे ही आप ये देखो ये सारे आपके सामने हेडर, ये सारे पेज आपको A4 पेपर में दिख जाएंगे। और जितने प्रिंट में आपको ये एक तरीके से आपको प्रिंट ओवरव्यू दिख रहा है। यहाँ पे आपको जो भी पेज हेडर लिखना है इसमें आप तीनों में लिख सकते हो, लिख के और डाटा को आप देख सकते हो। तो ये आपका पेज लेआउट व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेज ब्रेक का, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे पेज ब्रेक,
पेज ब्रेक का मतलब ये सारा आपके सामने जितनी भी लाइन थी वो सारी अब खत्म हो चुकी है, पूरा सादा आपके सामने ये पेज हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से पेज ब्रेक कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको सिंपली नॉर्मल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप एक्सेल की साइज कम छोटा कर सकते हो, जैसे कम ज़्यादा से ज़्यादा कम 10% तक कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जूम आप 400% तक एक्सेल में आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरीके से एक्सेल में जूम कर लिया, तो कुछ इस तरीके से आपका एक्सेल दिखेगा जूम करने के बाद। तो अब यहाँ पे समझ लिए जूम एंड इन सारी चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ों के बारे में समझा देता हूँ। जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लाइन आपको दिख रही है, मैं इसको छोटा कर लूँ। चलो यहाँ पे लाइन के बारे में एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पे आप देखो ये नीचे लाइन जा रही दिख रही है आपको। यहाँ पे ये देखो ये भी एक लाइन जा रही है नीचे, ध्यान से देखो आप लोग, दिख रही है ये लाइन? ये आपको लाइन दिख रहा है कि नहीं बताओ? तो ये जो लाइन डॉट डॉट करके क्यों खींची हुई आ रही है? इसका मतलब ये है कि आपका जो है प्रिंट का यहाँ पे प्रीव्यू एक्सेल दिखाता है कि आपका ये जो है पहला पेज ये है। देखो पहला पेज में डेटा ये आएगा, ये दूसरा पेज है आपका, ये इसी तरीके से तीसरा पेज है, ये चौथा पेज में आएगा डेटा। तो ये आपका पेज का व्यू दिखाता है, प्रिंट प्रीव्यू आप यहीं पे देख सकते हो, डॉट डॉट की मदद से का दिखाता है कि डेटा कहाँ तक। अगर देखो डॉट से बाहर जैसे डेटा आएगा, ये आपका दूसरे पेज में डेटा चला जाएगा। दूसरे पेज में नहीं तो ये डेटा आपका कट जाएगा। तो ये आपका प्रिंट प्रीव्यू एक्सेल आपको दिखाता है। कुछ प्रिंट प्रीव्यू आपको इस तरीके से देख सकते हो। अब यहाँ पे चलते हैं, जानते हैं अब एड्रेस बार के बारे में, नेम बॉक्स किसे बोलेंगे, और रोज और कॉलम के बारे में जानते हैं। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सारे आपको नंबर देखने में मिल जाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 ऐसे आप चलते रह जाओगे तो यहाँ पे कंप्लीट आपके 10,48,576 रोज होते हैं। क्योंकि रोज आपके ये जो नीचे जितने भी नंबर जा रहे हैं, जितने भी नीचे ये जा रहे हैं, ये सारे रोज हैं। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, रोज को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, जो कि रोज आपके 10,48,576 रोज होता है। अब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ये देखो ए बी सी डी ऐसे आप करते चले जाओगे एक्स एफ डी तक, मतलब 16,348 कॉलम है आपके, जो कि रोज आपका इस तरीके से जाता है, और ये आपका वर्टिकल फॉर्म में रोज होता है। ठीक है, तो ये रोज और कॉलम आप समझ चुके होंगे। रोज और कॉलम से ही मिलके आपके सेल बनते हैं। ठीक है, सेल कैसे बनता है? जैसे ये आपका एक गया रोज, ठीक है, यहाँ से भी एक गया रोज आपका, और ये आपका गया सेल। ये दोनों मिलके आपके कॉलम बनाते हैं, तो यही आपके सारे कॉलम इसमें आपको दिख रहे हैं। चलो यहाँ से इनको एक बार रिमूव कर लेते हैं, और एक बार एक्सेल को जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेल को थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे हमने समझा रोज एंड कॉलम के बारे में। चलो मैं आपको, अगर आपको यहाँ पे रोज दिखाता हूँ पहले कितना होता है। तो रोज देखने के लिए आपको कंट्रोल और प्लस में डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ये देख लो 10,48,576 आपको रोज दिख जाएंगे। तो ये आपके रोज होते हैं, आपको हर सीट में इतना ही रोज मिलेगा। ऐसे ही आपको कॉलम देखना है तो कॉलम पे सिंपली पहले ऊपर जाते हैं, और उसके बाद से कंट्रोल प्लस एरोज कीज का इस्तेमाल करके यहाँ तक आ जाएंगे। एक्स एफ डी तक है ये आपके कंप्लीट रोज, जो कि 16,348 होता है। कितना होता है? 16,348। तो ये आपको याद रखना है। चलो फिर वापिस अपने सेल पे आ जाते हैं। तो ये वापिस आ गए अपने A1 पे। अब यहाँ पे समझते हैं नेम बॉक्स या एड्रेस बार इसको बोला जाता है। ठीक है, ये एड्रेस बनता कैसे है? तो आपको जैसे मैंने बताया कि ये सारे आपके रोज हैं और ये सारे कॉलम हैं, इन दोनों को ही मिला के सेल बनाया जाता है। तो नेम बॉक्स भी इन दोनों को ही मिला के बनाया जाएगा। जैसे आप देखो, जैसे ये ए है और ये 1 है, तो यहाँ पे जैसे ही आपका कर्सर जाएगा तो ये देखो अभी A1 दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपका मान लो यहाँ पे कर्सर जाता है तो ये B1 दिखाएगा, C1 दिखाएगा। इसी तरीके से मान लो नीचे ये वाला और वो हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या नेम बॉक्स होना चाहिए? तो यहाँ पे ये कॉलम वाला भी नीचे आएगा, और यहाँ पे 6 वाला ये यहाँ पे आ जाएगा।
इस सेल का नाम आपका B6 हो जाएगा। तो यही आपका एड्रेस बार मिलके बनता है नेम बॉक्स। यहाँ पे देखो क्लिक किया A1 दिखा रहा है, क्लिक किया B4 दिखा रहा है। ये रो ये कॉलम है और ये रोज मिलके आपका नेम बॉक्स या एड्रेस बार भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये नेम बॉक्स और एड्रेस बार समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है फार्मूला बार। फार्मूला बार आपका कुछ नहीं होता, जैसे आप किसी भी सेल में अगर कोई भी कुछ चीज लिखोगे तो ये आपके पास यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, एडिट करने के लिए यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हो। हेलो हेलो आई मैंने लिखा, ये देखो इसमें भी। ठीक है, एडिट करना है तो यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पे सेल में जो भी लिखोगे या एड्रेस बार में जो भी कुछ लिखोगे ये आपको फार्मूला बार में शो होगा। तो आप बिल्कुल समझ चुके हो फार्मूला बार क्या होते हैं। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, हम यहाँ पे सीखने वाले हैं डेटा एंट्री के शॉर्टकट। पहले डेटा एंट्री कैसे करेंगे वो सारी चीज सीखने वाले हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे मैंने हेलो लिखा, ठीक है, चलो हेलो छोड़ के यहाँ पे हम नेम लिखते हैं। पहले NAME नेम लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखो, जैसे फिर मैं वापस जाता हूँ। देखो जैसे मेरे को यहाँ पे नीचे नीचे वाले सेल में जाना है, कैसे जाएंगे? इंटर प्रेस करना है। ठीक है, आपको माउस से नहीं आना, जैसे इससे आए और डायरेक्ट हम इस पे आ गए, ऐसे नहीं आना। आपको कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है तो नीचे आ जाएंगे। इसी तरीके से आप इंटर को प्रेस करना है, और नहीं तो आप अपने कीबोर्ड से एरोज कीज को प्रेस कर सकते हो। अगर आपको बी कॉलम में आना है तो बी कॉलम में आने के लिए भी शॉर्टकट की है, टैब का इस्तेमाल करके आप आगे जा सकते हो। ये देखो टैब 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 करते जाओ, फिर इंटर क्लिक करोगे तो फिर नीचे आ जाओगे। ठीक है, तो टैब और इंटर की मदद से आप आगे और नीचे जा सकते हो, और साथ में आप एरोज कीज का इस्तेमाल करके चारों तरफ एक्सेल में जा सकते हो। तो इसी तरीके से आप डेटा एंट्री कर सकते हो। तो मैंने आपको डेटा एंट्री करने के लिए यहाँ पे जो है, ये जो PDF प्रोवाइड कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, ये हमारे पास स्टूडेंट मार्क्स का रिपोर्ट है, जो कि कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। आपको पहले इस वीडियो को ये यहाँ पे रोक के या साथ साथ में इसको इस तरीके से यहाँ पे पहले देख के आपको टाइप करें एक्सेल शीट में। ठीक है, तभी आप अभ्यास कर पाएंगे। जब तक टाइप नहीं करेंगे तब तक आप अभ्यास कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे आप देखो, जैसे रोल नंबर दिया है, नेम दिया हुआ है, हिंदी का मार्क्स, इंग्लिश का मार्क्स, मैथ का मार्क्स, फिजिक्स का मार्क्स, केमिस्ट्री का मार्क्स, इसी तरीके से नीचे में भी दिया हुआ है। तो आप जैसे ये देखो, रोल नंबर सब में आपको सिमिलर मिल जाएगा, नेम भी, सबका सब्जेक्ट भी सेम है। पहले ये आप अपने हेडिंग में टाइप कर लो। चलो यहाँ पे टाइप करने के लिए बताते हैं, इसको डबल कॉलम में यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो, टॉप में लिखना है रोल नंबर, आपको यहाँ पे लिखना है रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे रोल नंबर लिखा, उसके बाद टैब दबाना है, आगे जाना है, उसके बाद पहले लिखना है नेम, उसके बाद फिर टैब दबाना है, उसके बाद लिखना है हिंदी। तो इस तरीके से लिख लेंगे। जैसे फिर उसके बाद इंग्लिश है तो हम इंग्लिश लिख लेते हैं, उसके बाद हमारा मैथ का सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा फिजिक्स है तो यहाँ पे हम फिजिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना है, टैब क्लिक करना, उसके बाद लास्ट में बच गया केमिस्ट्री हमारा, तो ये हो गया हमारा केमिस्ट्री। तो हमने इस तरीके से डेटा आपको एंट्री करना, फिर इंटर दबाएंगे तो पहले रो पे आ जाएंगे। तो रोल नंबर सिंपली आप पहले का 102 है, 102 लिखेंगे, इसी तरीके से 102 लिख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, तो नाम यहाँ पे राजू कुमार। ठीक है, राजू कुमार, नीचे में नाम क्या था? रंजन कुमार, RANJN, रंजन लिख लेते हैं, रंजन कुमार, इसी तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से अब इनका मार्क्स भी हम लिख लेते हैं। मार्क्स यहाँ पे कितना है? 52 है। चलो मैं यहाँ पे अपने से मार्क्स लिख लेता हूँ, आप लोग डाटा एंट्री अपने से कर लेना। ठीक है, डाटा एंट्री खुद से करना। तो यहाँ पे चलो एक बार मैं डेटा एंट्री कर लेता हूँ, तो तब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से क्या करना है। यहाँ पे हमने डेटा को एंट्री कर लिया। अब यहाँ पे चलो चलते हैं। सबसे पहले आप ये नेम नेम बॉक्स में ये देख रहे हो, ये जो हमारा नेम है ये कट रहा है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे? तो सबसे पहली चीज, एडजस्ट करने के लिए जो भी नेम आपको कट रहा है, यहाँ पे सिंपली की पे क्लिक करोगे तो ये पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा नेम बॉक्स। अब या तो आप देखो,
यहाँ पे आओगे, देखो यहाँ पे कोने में आओगे तो ये देखो प्लस का निशान बन रहा है, या तो इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे भी अगर आपको एडजस्ट नहीं हो रहा, आप बस इसको बस ड्रॉ कर लें, ठीक है। ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से आपका एडजस्ट हो जाएगा। या आपके पास बेटर ऑप्शन रहता है, यहाँ पे जाएँ और जैसे जाएगा वो प्लस बन जाएगा, डबल क्लिक कर लो, यहाँ पे डायरेक्ट ये एडजस्ट हो जाता है। एक और मैं तरीका बताता हूँ इसको एडजस्ट करने के लिए। वैसे मान लो ये जो हमारा बी कॉलम है, ये बी कॉलम की हाइट और विड्थ हमको इतनी ही चाहिए, लेकिन हमको इतना में ही अपने नाम को एडजस्ट करना है। उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए क्या ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे आप देखो अलाइनमेंट में आ जाओ, अलाइनमेंट में आप देखोगे एक टेक्स्ट के नाम से लिखा हुआ आ रहा है। सिंपली इस पे क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, नीचे आपका एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पे रोज़ की हाइट विड्थ सारी यहाँ पे आपको इंक्रीज़ होती हुई मिलेगी। इस तरीके से आप अपने नेम को भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक बार डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रोज यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। चलते हैं इसमें पहले फॉर्मेटिंग अच्छे से करते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो सेलेक्ट करने के लिए एक चीज़ है, यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन दबा के रखना है और एरोज़ कीज़ का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से बारी-बारी से ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कीबोर्ड से सेलेक्ट नहीं करना, माउस से सेलेक्ट करना है तो सिंपली इस पे सिलेक्ट करके सीधा ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पे ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा हेडर। तो यहाँ पे जैसे सेलेक्ट हो गया आपका हेडर, तो उसके बाद से यहाँ पे आपको मिलेगा बकेट फिल कलर। तो यहाँ पे पहले आप बैकग्राउंड में कोई सा कलर फिल कर ले अच्छे से। यहाँ से आप अगर जो है इसको टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं, जो भी कलर देना चाहते हैं यहाँ से आप दे सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हम यहाँ पे ब्लैक ही सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से आप बोल्ड करना चाहो बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना चाहो इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन करना चाहो अंडरलाइन कर सकते हो और यहाँ से आपको कई सारे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो कोई भी फ़ॉन्ट आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से अगर साइज़ कम बेशी इंक्रीज़ करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारे आपको साइज़ के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे एक बार और सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे तो भी आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है? ये देखो राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। देखो जैसे आपको मैंने एक और चीज़ नहीं बताया, जैसे ये देखो ये आपके जितने भी टेक्स्ट दिख रहे हैं, ये देखो टेक्स्ट ये लेफ्ट साइड में है और जितने भी नंबर दिख रहे हैं, ये आपको राइट साइड में दिख रहे हैं। तो ये एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि आप जब भी टेक्स्ट लिखोगे चलो यहाँ पे नीचे में समझाते हैं। चलो यहाँ पे आप जब भी टेक्स्ट लिखोगे, जैसे मैंने लिखा कोई नाम लिख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो नाम लिखा, चलो इसकी थोड़ी-सी मैं साइज़ एक बार इंक्रीज़ कर देता हूँ। नाम मैंने लिख लिया, अब यहाँ पे मैं कोई सा भी नंबर लिख लेता हूँ, ये देखो। ये हमेशा लेफ्ट साइड में आया और ये हमेशा राइट साइड में आता है। तो ये एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? तो अगर आप दोनों को सेंटर में करना है तो सिंपली राइट क्लिक कर लो, सेलेक्ट कर लो और यहाँ से आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन सेंटर का। क्लिक करोगे ये दोनों सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके से सेंटर में कर सकते हो। यहाँ पे दोनों को मर्ज एंड सेंटर करना है। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है दोनों को एक साथ मिलाना है। 2 कॉलम को एक करना है तो ये देखो ऊपर में मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे क्लिक करोगे तो ओके कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि ये दोनों में वैल्यू ऐड था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब एक सेल हो गया, अब फिर अगर इसको वापिस से 2 सेल में कन्वर्ट करना है तो मर्ज सेल करेंगे तो ये देखो 2 सेल हो गया। तो इस तरीके से आप सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ से मान लो इसको अभिषेक नाम को मेरे को कॉपी करके अलग जगह ले जाना है, तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे? सिंपली कॉपी करना है तो यहाँ पे देखो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, तो ये आपका कॉपी हो गया। अगर यहाँ पे चलो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं एक बार नीचे, यहाँ पे देखो, चलो ठीक है, ये देखो हमारा कॉपी हो गया। अब यहाँ पे पेस्ट करना है तो सिंपली यहाँ पे पेस्ट वाले बटन पे क्लिक करो, ये देखो पेस्ट हो गया इसी तरीके से, ठीक है? तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हो या शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कंट्रोल सी कर लो, कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ से कंट्रोल भी करके पेस्ट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर इस नाम को कंप्लीट क्रॉप करना है तो कंट्रोल 1 से क्रॉप कर सकते हो और कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हो। ये देखो कंप्लीट यहाँ से क्रॉप करके और यहाँ पे नाम आ चुका है।
इस तरीके से आप कॉपी कट पेस्ट कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं इस नेम में कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है, रेड कलर का यहाँ पे फिल कर देते हैं। अब जैसे मेरे को नेम के साथ कलर वाला बैकग्राउंड भी हटाना है, इसको कैसे कॉपी करेंगे? सिंपली यहाँ पे जाओ, फॉर्मेट प्रिंटर के नाम से मिलता है, इस पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और जहाँ भी जैसे इस नाम में मेरे को बैकग्राउंड लगाना है, तो सिंपली क्लिक करोगे तो इस नाम में भी आपका बैकग्राउंड लग जाएगा। तो आप फॉर्मेट प्रिंटर की मदद से बैकग्राउंड कलर को कॉपी करके कहीं दूसरे जगह लगाना है तो लगा सकते हो, या इसको भी अगर कॉपी करना है तो सिंपली कंट्रोल पी भी करके पी पेस्ट कर दो। तो इस तरीके से आप पेस्ट भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मान लो, जैसे मैंने अभिषेक नाम लिखा, तो यहाँ पे मैं पहले 2 से 3 नाम यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये हमारा डिलीट हो गया, ठीक है, 2 नाम हमारा बच गया। जैसे ये देखो नाम लिखा हुआ है अभिषेक, ये हमारा डिलीट हो गया। देखो मैंने 2 अभिषेक लिखा था, लेकिन 1 अभिषेक डिलीट हो गया। तो इसको वापिस लाना है, तो कैसे वापिस लाएँगे ये बताओ? तो वापिस लाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्विक एक्सेस टूलबार का। यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो, तो इसको सिंपली क्लिक करोगे तो ये आपका डिलीट हुआ नाम वापिस आ जाएगा। अगर फिर से डिलीट करना है तो ये देखो, आपको मिल जाएगा रीडो के नाम से ऑप्शन, इस पे क्लिक करो, ये डिलीट हो जाएगा। अब फिर से अभिषेक नाम को लाना है। अब मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ, आपको कीबोर्ड से कंट्रोल जेड करेंगे तो आ जाएगा, और कीबोर्ड से फिर कंट्रोल वाई करेंगे तो नाम डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप कीबोर्ड की मदद से अंडो, रीडो, कॉपी, पेस्ट भी कर सकते हो। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए कॉपी पेस्ट करने के। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे ज़रूरी जो हमारा पार्ट है, ठीक है? ये हमारा डेटा हो गया, अब चलो इसको भी थोड़ा-सा फॉर्मेटिंग करने के बारे में समझ जाते हैं, ठीक है? तो इसको यहाँ पे हम सेंटर कर लेते हैं, ठीक है? ये हमारा सारा डेटा सेंटर हो गया, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे सारे डेटा को बोल्ड करना चाहो बोल्ड कर सकते हो, और यहाँ से एक ऑप्शन आता है, ये देखो, बॉटम बॉर्डर का, तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर लो। ऑल बॉर्डर करने से क्या होगा, सब में बॉर्डर इस तरीके से लग जाएगा। अगर यहाँ पे नंबर की कोई फ़ॉन्ट आपको लगाना चाहते हो, तो इस पे सिलेक्ट करो और कई सारे मिल जाते हैं, ये देख लो। तो इस तरीके से आप इसका फ़ॉन्ट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम समझ चुके होंगे कि किस तरीके से फ़ॉर्मेटिंग करनी है, अलाइनमेंट करना है, ठीक है? किस तरीके से मर्ज एंड सेंटर करना है, तो ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं। अब जैसे मान लो ये हमारे पास डेटा है, हमने लिखा रोल नंबर, नेम, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली। मान लो हमको ऊपर एक रोज़ इंसर्ट करना है, इसमें हमको एक तो हेडर चाहिए जो कि स्टूडेंट डेटा को दिखे, स्टूडेंट डेटा रिपोर्ट उस पे लिखा हुआ हो, क्योंकि ये हमारे पास जितने भी है ये सारे स्टूडेंट डेटा है। इसको लिखने के लिए कैसे रोज और कॉलम को ऐड करेंगे? तो देखो रोज ऐड करने के सिंपली 2 से 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो रोज ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे आप देखो, सेल में आ जाओ, इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये देखो ऐड हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। अगर डिलीट करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस करो, डिलीट हो जाएगा। अगर फिर से ऐड करना है तो दूसरा तरीका, यहाँ पे देखो इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है, इस तरीके से राइट क्लिक करो माउस से और यहाँ पे आपको इंसर्ट डिलीट, यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, और यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो, और यहाँ पे फॉर्मेट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो आप इस तरीके से चलो यहाँ पे मैं रोज़ को एक बार इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे रोज़ हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट डेटा रिपोर्ट, ठीक है? डेटा रिपोर्ट लिख लेते हैं एक बार, ये हमारा पास हो गया, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देखो, ये हमने ये लिखा स्टूडेंट डेटा रिपोर्ट, तो ये देखो हमारे पास एक ही कॉलम में आ रहा, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पे बीच में चाहिए और ये सारी लाइनें नहीं चाहिए। तो इसको हटाने के लिए मैंने बताया था कि सबको सिलेक्ट कर लो और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका डेटा सारा सेल मिलके आपको एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से आपको फॉर्मेटिंग कर देनी है, ठीक है? बकेट में कलर भर लो और यहाँ से कलर लगा लो, तो डेटा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आप अपने डेटा को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताया था नेम एडजस्ट करने के लिए, इसको मैं थोड़ा-सा डी कॉलम पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे चले आते हैं नीचे। अब देखो जैसे मैंने नेम एडजस्ट करने के लिए आपको बताया था
कि सिंपली आपको यहाँ पे रेक्टेक्स लेना है तो आपका नेम एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे भी नेम एडजस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, नेम एडजस्ट हो जाएगा लेकिन आप इससे भी नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पे आ जाओ फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आपको रोज की हाइट मिल जाती है, सिंपली क्लिक करो और यहाँ पे रोज की हाइट आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे 20 कर लेते हैं, तो ये देखो आपका रोज का हाइट इंक्रीज हो गया। अगर यहाँ से ऑटो फिट करना है तो ऑटो फिट क्लिक करो, ये ऑटो फिट हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे कॉलम की हाइट विड्थ सारा चीज यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हाइट करना है, देखो यहाँ पे फिट करना है, फिट हो जाएगा फॉर्मेट में। और यहाँ से अनहाइड हाइड कॉलम, यहाँ से जगह जैसे डी कॉलम को हाइड करो, ये देखो हाइड हो गया आपका। तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाओ और फिर से अनहाइड करना है, यहाँ पे अनहाइड रोज का ऑप्शन मिल जाएगा, इससे क्लिक करके आप हाइड अनहाइड कर सकते हो अनहाइड कॉलम। एक बार हमने जो हाइड किया था ये देखो आ गया हमारा। कुछ इस प्रकार से आप रोज को हाइड कर सकते हो, कॉलम को हाइड कर सकते हो। और फॉर्मेट में मैंने आपको ये ऑर्गेनाइज शीट के बारे में बता रखा है यहाँ पे इस ऑप्शन के कारण। और यहाँ से बात कर लेते हैं एक बार प्रोटेक्ट शीट का। अभी देखो प्रोटेक्ट शीट की अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने कुछ सीखा नहीं है, तो इसलिए अभी प्रोजेक्ट सी को रहने देते हैं। हमने यहाँ से फॉर्मेटिंग के बारे में सीख लिया। अब यहाँ पे चलते हैं, पहले फॉर्मूलाज को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, ये सारी चीजों के बारे में हमको बहुत जरूरी है सीखना। तो चलो यहाँ पे मैं एक दूसरा ले लेता हूँ, ये रिलेटिव वाला ले लेते हैं एक बार, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं इस सेल को जूम कर लेते हैं, तो ये जूम हो चुका है। अब यहाँ पे चलो, सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, फॉर्मूला लिखने के लिए जैसे हम फॉर्मूला लिखेंगे हमेशा इस्तेमाल करते हैं इक्वल का, ठीक है। एक बार मैं कुछ बॉक्स में यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ ताकि इससे आपको आइडिया लग जाए। चलो यहाँ पे हमने बॉक्स में नंबर लिख लिया। जैसे दोनों नंबर को जोड़ना है, ये देखो हमारे पास A1 में नंबर है, B1 में, दोनों को जोड़ के C1 में मेरे को रिजल्ट चाहिए। जोड़ेंगे कैसे? तो जोड़ने के लिए हमेशा एक चिन्ह आप लोग याद रखना, इक्वल का चिन्ह, ठीक है। कीबोर्ड में आपके सामने बैक स्पेस के बगल में इक्वल का साइन दिखेगा, सिंपली इक्वल का साइन लगाना है। और इक्वल का साइन लगाने के बाद आपको यहाँ पे आप ऐसे मत कर लेना। अब यहाँ पे जैसे जोड़ना है तो फिर 5 लिखो, फिर प्लस लिखो, प्लस 5 लिखो, फिर इंटर करो तो 10 आ जाएगा। ऐसे आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे आप कभी भी जोड़ घटाव नहीं करना एक्सेल में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपने जैसे इक्वल क्लिक किया, एक बात आप याद रखना, जब भी फॉर्मूला लिखना तब भी इक्वल का इस्तेमाल करना। जब तक आप इक्वल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब आपका सेल रेफरेंस, जो कि मैं बताने वाला हूं अभी, जिसको बोला जाता है एड्रेस बार सेलेक्ट नहीं होगा। जैसे हमारा A1 कॉलम में डेटा है तो इसको जस्ट टैप करोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो C1 में ऑटोमेटिक आपका A1 ये सेल जो है सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो आपका ये A1 एड्रेस बार है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से प्लस दबा लो और ठीक है, और फिर उसके बाद से ये जैसे B1 पे क्लिक करोगे ये आपका B1 सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि सेल रेफरेंस के बारे में जानते हैं पहले। सेल रेफरेंसेस क्या होता है? हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे आपको मैंने बताया ये सेल का एड्रेस है, ये भी सेल का एड्रेस है। नेम बॉक्स में आपको एड्रेस दिख रहा है, हर सेल का आपके पास एक एड्रेस दिख जाता है। जैसे A1 है, B1 है, ये दोनों एड्रेस हैं। तो इन्हीं एड्रेस को हम यहाँ पे देखो फॉर्मूला में लिख रहे हैं, इसी को हम सेल रेफरेंस कहते हैं। तो आप लोग सेल रेफरेंसेस याद रखना कि जैसे फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला लिखने के बाद इन्हीं सेल एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, एड्रेस बार का, इन्हीं को हम सेल रेफरेंस कहते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट इंटर पे क्लिक करोगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप सेल रेफरेंस की मदद से इसको जोड़ सकते हो। अब जैसे हमने पहला जोड़ लिया, अब यहाँ पे हमको ये दूसरा भी इसी तरीके से जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वल डालना पड़ेगा और यहाँ पे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर प्लस, फिर इंटर क्लिक करना पड़ेगा, जाके 5 आएगा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए दूसरा है आपका रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस क्या करता है, चलो मैं आपको जादू दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं पहले वाले पे, और यहाँ पे आप देखो नीचे आओगे तो एक प्लस का साइन बनेगा। सिंपली या तो डबल टैप करोगे तो जितना तक डेटा होगा ये ऑटोमेटिक जुड़ के आ जाएगा। तो यहीं पे आपका काम करता है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे
यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला को कॉपी कर लिया। यहाँ पे ये देखो, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला A1 प्लस V1 लगाया था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे, चलो यहाँ पे ठीक उसी प्रकार हमारा जो एक्सेल ने है, ये A2 और B2 यहाँ पे फॉर्मूले को कॉपी करके और यहाँ पे भी हमको रिजल्ट दे दिया। इसी तरीके से तीसरे में भी हमको फॉर्मूला कॉपी करके एक्सेल ने रिजल्ट दे दिया। इसी को बोला जाता है रिलेटिव रेफरेंस। सेल रेफरेंसेस क्या होता है समझ गए, रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है समझ गए। अब चलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में। अब यहाँ पे हमारे पास में ये एक सीट है, यहाँ पे मैंने पहले से ही यहाँ पे डेटा ले रखा है, ठीक है। आप लोग डेटा देख के डरना नहीं कि इतना बड़ा डेटा है, आपने अभी कुछ तो बताया नहीं और इतना बड़ा डेटा पे आप बताने वाले हैं, देख के डरना मत डेटा, ठीक है। चलो अब इसके बारे में एक बार समझते हैं। तो यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे सामने देखो, सबसे पहले आपको एक चीज मैं बताता हूँ, कोई भी चीज निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना, डेटा में आपको देखना है कि डेटा में दिया क्या गया है निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो प्रोडक्ट का, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम दिए गए हैं, उसके बाद यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे जीएसटी लिखा हुआ है 18%, और यहाँ पे हमारे पास जीएसटी चार्ज निकालना है। तो इस प्रोडक्ट का जीएसटी चार्ज निकालेंगे कैसे, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला लिखने के लिए हमेशा पहले इक्वल का इस्तेमाल करते हैं साइन का। तो यहाँ पे इक्वल क्लिक किए, उसके बाद से हमको यहाँ पे प्राइस का निकालना है जीएसटी। तो प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, माई का प्राइस 5000 है, तो यहाँ पे हमने रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल अभी नहीं होगा इसमें, सेल रेफरेंस का इस्तेमाल करके एड्रेस बार को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जीएसटी निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ पे गुणा का सिंबल लगा लेंगे, ठीक है। तो ये सिंबल हो गया। अब यहाँ पे जीएसटी डॉट रेट को सिलेक्ट कर लेना। तो कुछ इस तरीके से हमारा सेल सिलेक्ट हो गया। अब जैसे इंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो 5000 पे हमारा 18% जीएसटी 900 रुपया लगा था, तो ये हमारा निकल गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था रिलेटिव रेफरेंस के बारे में, अब जैसे ही रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल करके आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखो सम में 00 आ गया, तो यानी कि फॉर्मूला में आपके एरर आ गया। तो इसको यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस का। क्यों यहाँ पे फॉर्मूला में एरर आया आपका, क्योंकि आप देखो ये सारे सेल आपके खाली हैं, लेकिन एक्सेल ने यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल करके फॉर्मूला को जस्ट यहाँ पे आप देखो, आप जस्ट इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी कर लिया था एक्सेल ने, ये देखो इसको C4 माना, तो जबकि यहाँ पे तो खाली है, ठीक है। खाली है तो यहाँ पे तो 0 आ रहा है। आप लोगों के, कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर जी जीएसटी को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कई सारे डेटा हो तो आप वहाँ पे जीएसटी कॉपी पेस्ट तो नहीं करोगे। तो यहाँ पे एक तरीका होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस के ऊपर, ठीक है। हम इस रोज को फिक्स करने वाले हैं, इस रोज को कंप्लीट फिक्स कर देंगे, यानी कि 18% जीएसटी को लॉक कर देंगे, और उसके बाद से हमारा जो ये प्राइस इधर उधर होता रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लॉक करने के लिए सिंपली यहाँ पे ये देखो, जैसे B3 है तो B3 ये सेल है, तो हमको यहाँ पे प्राइस को लॉक नहीं करना है, जीएसटी को लॉक करना है। जीएसटी में हमारा C3 कॉलम में जीएसटी है, तो यहाँ पे सिंपली आपको F4 प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखो $2 की साइन लग चुका है। $2 की जब जब यहाँ पे देखो $2 का जैसे ही साइन लगता है, वैसे ही आप समझ जाना कि यहाँ पे सेल को कम्प्लीटली हमने लॉक किया है। तो यहाँ पे हमारा सेल जो है कम्प्लीटली यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटर क्लिक करेंगे और सिंपली डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखो सबका जीएसटी हमारा निकल चुका है। जीएसटी यहाँ पे क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा C3 सेल जो है ये 18% जीएसटी हमारा बिल्कुल यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस की मदद से हम किसी भी सेल को यहाँ पे लॉक करके और किसी का भी मान यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाला एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में। अब यहाँ पे चलते हैं मिक्स रेफरेंस किस तरीके से निकालेंगे, मिक्स रेफरेंस के बारे में अब यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस में कि किस तरीके से हम अपने मान को फिक्स करते हैं। यहाँ पे हम जो फिक्स करेंगे, यहाँ पे कभी रोज को फिक्स करेंगे तो कॉलम मूव होगा, और कभी कॉलम को फिक्स करेंगे तो रोज मूव होगा। तो यहाँ पे जरूरत के हिसाब से हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो मिक्स रेफरेंस
इसी प्रकार से हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, जैसे आप देख लो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है और यहाँ पे यूनिट प्राइस दी हुई है हमको, और यहाँ पे हमको 1 2 3 ये क्या लिखा हुआ है, ये मतलब जैसे वायरलेस माउस अगर आप 5 बार खरीदे तो इसका दाम कितना आएगा, इसी तरीके से 10 बार खरीदोगे तो दाम कितना आएगा, इसी तरीके से सारे का दाम इस तरीके से निकालना है। इस तरीके से निकालने के लिए हम यहाँ पे अगर आप किसी रोज को फिक्स करोगे तो यहाँ पे नहीं निकालने वाला, आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे तो निकलेगा। चलो एक बार मैं फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल लिखते हैं, उसके बाद सबसे पहले हमको यूनिट प्राइस चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे गुन्ने कर लेते हैं, गुन्ने 1 ऊपर वाला से, उसके बाद इंटर करते हैं। अगर ये देखो हमारे पास 450 आ गए, ठीक है, 450 एक बार हमने प्राइस लिया। अगर हमको सिंपली फॉर्मूला लिख के सबको राइट एंड डाउन करके फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऐसे तो हमारा डेटा नहीं निकल पाएगा। अगर आपने सीखा था एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में कि जैसे इसको या इसको फिक्स करोगे तो फिर भी आपका भाई मान नहीं, जैसे ऊपर वाले को एक बार फिक्स कर दोगे, चलो इंटर करते हैं तो यहाँ पे नीचे वाला आपका सारा निकल जाएगा। इसी तरीके से फिर आपको सेकंड में भी करना पड़ेगा, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, इसी तरीके से आपको 14 बार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 14 बार अगर किसी भी सामान को परचेज करते हैं तो उसका दाम कितना होगा ये हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं मिक्स्ड रेफरेंस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग इस डेटा को पहले रिमूव करते हैं, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे काम आने वाला है, मैंने आपको बताया था रोज एंड कॉलम के बारे में, तो वो आपको यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। और तो पहले यहाँ पे B3 में चलते हैं। तो यहाँ पे चलो मैं पहले आपको डेटा के बारे में समझाता हूँ। जैसे ये देखो, ये हमारे पास सारे यूनिट प्राइस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे नीचे जाओगे तो नीचे में हमारे सारे रोज हैं, मैंने आपको बताया था, और ये हमारे सारे दिए हुए हैं, कितना बार लेंगे तो कितना प्राइस होगा ये निकालना है। तो मैंने आपको बताया था नीचे हमारे सारे रोज हैं और ये हमारे सारे कॉलम हैं, इस साइड जा रहे हैं, तो ये हमारे सारे कॉलम हैं। तो यहीं से हम लोग निकालने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको आर, एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रोज हो गए, ये हमारे कॉलम होंगे। अब चूंकि फार्मूला में हमको चेंजेस बहुत सारे करने पड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। चलो यहाँ पे सबसे पहले B3 में आप ध्यान से देखो, तो हमको यहाँ पे रोज को मूव कराना है, लेकिन हमारा फार्मूला इस साइड नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिलेटिव रेफरेंस के बारे में, एक्सेल रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल करने लगेगा, तो फिर इस साइड भी आने लगेगा, तो इस साइड आएगा तो हमारे फार्मूला में इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं $1 का, तो यहाँ पे सिंपली F4 प्रेस करोगे तो $2 लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक और बार F4 प्रेस करोगे तो ये $100 लग जाएगा, लेकिन एक बार और प्रेस करना है तो ये आपके सामने $62 लग जाएगा। देखो $62 लगा B3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपके, जैसे मैंने बताया था कि यूनिट प्राइस यहाँ पे रोज को मूव कराना है, लेकिन यहाँ पे यूनिट प्राइस में कॉलम में मूव नहीं होगा, क्योंकि कॉलम में कहीं भी आपको यूनिट प्राइस नहीं दिख रहा। बस यही यूनिट प्राइस का इस्तेमाल करके एक्सेल को ये सारे यहाँ पे यूनिट प्राइस निकालना है, कितना बार सामान लेंगे तो कितना बार होगा। और यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है, देखो डॉलर अगर पहले लगा हुआ है तो इसका मतलब कॉलम आपका लॉक हो जाएगा और रोज मूव होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है कॉलम लॉक लॉक हो चुका है, तो यहाँ पे रोज को मूव होगा। तो यहाँ पे चलो एक बार हमारा अप्लाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं, जो भी हमारा जितना बार परचेस करेंगे तो इसमें अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ना सिलेक्ट, और यहाँ पे F4 बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो ये देखो 2 के बगल में ये डॉलर का साइन लग गया। इसका मतलब क्या है कि आपका कॉलम यहाँ पे मूव होगा लेकिन रोज लॉक हो गया। और उसके बाद इंटर कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे एक बार डबल क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारे पास सारा आ चुका है। अब देखो एक बार मैं राइट ड्रॉ कर लेता हूँ इस फॉर्मूले को, ये हमारे पास सारा कुछ आ गया। अब यहाँ पे नीचे भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखो जस्ट एक क्लिक में हमारे पास सारा आ गया डेटा।
मिक्स रेफरेंस का हम लोग जब भी इस्तेमाल करोगे तब भी राइट एंड डाउन ड्रॉ करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करना इन डॉलर के साइन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से हम एक क्लिक में ये सारे चीज निकाल लिए। तो चलो अब अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों मिक्स रेफरेंस का क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अपने बेसिक फॉर्मूला के बारे में सीखने के लिए। तो अब यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूला की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने वही डेटा ले रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला सीखने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास टोटल मार्क्स निकालना है, यहाँ पे सारे विषयों का यहाँ पे मार्क्स जोड़ के निकालना है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था, कोई भी फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे इक्वल क्लिक करना है और इक्वल क्लिक करने के बाद यहाँ पे बस सेल को सिलेक्ट करो, उसके बाद प्लस, उसके बाद इस सेल को फिर प्लस, फिर इसी तरीके से आपको मैंने बताया था सेल सिलेक्ट करके और यहाँ से प्लस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यहाँ पे ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लग जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं फॉर्मूलाज का, ठीक है, जो कि हम मैनुअली टाइप ना करके हम एक्सेल से सारा चीज ऑटोमेटिक तरीके से फॉर्मूलाज के जरिए कोई भी चीज निकलवाएंगे। तो अब यहाँ पे सबसे जो पहला फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इक्वल क्लिक करेंगे और यहाँ से जो सबसे पहला फॉर्मूला है ये सम सम चूंकि जोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला में सबसे पहले लिखना इक्वल, उसके बाद लिखेंगे कीबोर्ड से सम। सम जैसे लिखेंगे तैसे आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ भी आ जाएगा, एड द ऑल नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल, ठीक है। तो इस पे बस डबल क्लिक करना है और ये देखो ये नीचे आपको क्राइटेरिया भी दिखता है कि इस फॉर्मूले का क्या क्या आपको देना है, अभी आपको मान निकाल के देगा। तो यहाँ पे देखो सम में भी नीचे में दिखा रहे हैं नंबर्स नंबर्स बस मांग रहा है। तो यहाँ पे बस सबको यहाँ पे बस सेलेक्ट करते जाओ, ठीक है, कुछ नहीं करना, माउस से बस सेलेक्ट करना है। और कोस्ट अंत में देखो, अंत में हमेशा कोस्ट को बंद करना है और सिंपली इंटर प्रेस करोगे तो ये आपके सामने जोड़ के 1 सेकंड में आ जाएगा। और यहाँ से डबल क्लिक करोगे तो ये सारा जुड़ चुका है। इसी तरीके से आप सम का इस्तेमाल करके जोड़ कर सकते हो एक्सेल में। अब यहाँ पे हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सिंपली इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, ठीक है, एवरेज ये। उसके बाद से सिंपली यहाँ पे भी आपको नंबर मांगेगा, ठीक है। तो सिंपली नंबर को सेलेक्ट कर लो यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ से कोस्ट बन करके इंटर प्रेस करो तो ये आपका इस तरीके से 62% आ जाएगा यहाँ पे। चलो यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे, चलो ये देखो हमारे पास सारा आ चुका है एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे रिमार्क्स है तो रिमार्क को बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे मैं कुछ और चीजें और फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे ये देखो इस नंबर को काउंट करना है कि ये हमारे पास नंबर कितने रोज में हमारे पास ये नंबर है। इसको काउंट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये होता है काउंट। काउंट होता है, सिंपली इक्वल प्रेस करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे काउंट, यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना फॉर्मूले पे और सिंपली यहाँ से राइट ड्रॉ करके सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि आपके सामने 10 सेल हैं। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है काउंटा। काउंटा क्या करता है, आपके कंप्लीट रोज को गिनता है कि उसमें कितने डेटा हैं, कितने सेल में आपके पास डेटा उपलब्ध है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं काउंटा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे, लिखेंगे काउंटा, तो ये काउंटा आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से इन सब को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इंटर प्रेस करना है कोस्ट बन करके तो ये हमारे पास टोटल डेटा आ जाएगा 99। अब जैसे आप किसी भी डेटा को यहाँ से चेंज कर दो, यहाँ से हटा ही दो डेटा को, देखो ये आपके पास 98 हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप अपने रोज रोज नहीं सेल को आप यहाँ पे जोड़ सकते हो कि आपके पास सेल टोटल कितने सेल में आपके पास डेटा है। तो काउंट समझ चुके हैं, काउंटर समझ चुके, चलते हैं मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में। तो यहाँ पे पहले निकालेंगे मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है लोएस्ट मार्क, ठीक है, लोएस्ट वैल्यू होता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लोएस्ट लिख लेते हैं, इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे मिनिमम और यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करके और यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे
तो ये सबसे मिनिमम जो वैल्यू है आपकी, यहाँ पे देखो 45 कहाँ गया, ये देखो सबसे मिनिमम वैल्यू आपका 45 इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से आपको मैक्सिमम निकालना है, तो यहाँ पे मैक्स लिखेंगे, ये आपका हाईएस्ट वैल्यू को निकालता है, तो यहाँ पे मैं हाईएस्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको ई इक्वल प्रेस करना है और यहाँ से लिखना है मैक्स। यहाँ पे मैक्स जैसे ही लिखोगे ये आ जाएगा, डबल क्लिक करो और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब यहाँ से इंटर प्रेस करना, ये देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा 84 आ गया। अगर किसी भी सेल में आप बाई चांस चेंज करना चाहो डेटा, जैसे यहाँ पे 100 रख दिए, तो ये आप देखो 100 आ गया, सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे 100 आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम काउंट इन सारे फॉर्मूलों को लगा के और आप इस तरीके से अलग अलग तरीके से डेटा के इंसाइट निकाल सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पे आते हैं रिमार्क पे। ठीक है, जैसे हमारे पास देखो, अब हमने टोटल मार्क्स निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, और रिमार्क में बच जाता है बच्चा पास है या फेल है। ठीक है, तो पास और फेल हमको निकालना है इस सीट में। तो जैसे पास और फेल निकालने के लिए हमारे पास शर्त शर्त होनी चाहिए, क्योंकि पास और फेल बिना शर्त के नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये बच्चों के सारे 300, किन्हीं के 300, किन्हीं के 400, ये सारे हमारे पास मार्क्स हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं थोड़ा बहुत डेटा को चेंज कर देते हैं ताकि डेटा थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे मैं डेटा को चेंज कर लूँ, एक सेकेंड। चलो मैं यहाँ पे डेटा को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा चेंज हो चुका है, आप देख लो। ठीक है, तो मैं इसको 89, तो ये देखो हमारे पास कुछ डेटा मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया। अब जैसे मेरे को यहाँ पे, जैसे मेरी शर्त क्या है, किसी भी बच्चे का 300 नंबर है तो वो पास होना चाहिए, अगर 300 से कम है तो वो फेल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे इफ। तो सिंपली आपको इक्वल प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है इफ, और यहाँ पे आ जाएगा, डबल क्लिक करना। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले के नीचे आपको सारा चीज लिखा हुआ आ जाए कि ये फॉर्मूला आपसे चाहता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो यहाँ पे पहले जिस सेल में डेटा है उस सेल आपको देना है। ठीक है, उसके बाद से लिखना है यहाँ पे मोर देन, उसके बाद से डालेंगे इक्वल। मोर देन मैंने क्यों डाला, क्योंकि 300 से ज्यादा चाहिए। अगर लेस देन आप यहाँ पे डालते तो आपको 300 से कम डेटा चाहिए, लेकिन हमें 300 से ज्यादा चाहिए, इसलिए हमने मोर देन डाला। और यहाँ पे इक्वल का साइन क्यों लगाया, क्योंकि हमें 300 से ज्यादा का मतलब 300 नंबर तक चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी नंबर चाहिए वो लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कोमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे मांग रहा है कि आपको ट्रू और फॉल्स देना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको कोई डबल कोमा में यहाँ पे लिख लेंगे पास, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पास। ठीक है, फिर डबल कोमा में इसको बंद कर देंगे, फिर कोमा लिख के ही और कोई आगे चीज लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखा फेल, डबल कोमा में बंद, और यहाँ पे पोस्ट बंद कर देते हैं, सिंपली इंटर प्रेस करेंगे। तो ये आप देखो रिमार्क यहाँ पे पास हो गया, क्योंकि यहाँ पे 310 नंबर है। इसी तरीके से अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे देखो फेल आ गया। फेल क्यों आया, क्योंकि इसमें 293 नंबर है। तो कुछ इस तरीके से आप इफ का इस्तेमाल करके रिमार्क निकाल सकते हो। अब हमारी अलग, अब चलते हैं अगले शर्त के। अगला शर्त, जैसे मान लो अगर आपसे बोला जाए कि आपको यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके पास कम से कम 60 नंबर होना चाहिए, किसी एक सब्जेक्ट में 60 नंबर होना चाहिए, तभी वो बच्चा पास हो सकता है, नहीं तो फेल होगा। तो इस चीज को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एंड का इफ के साथ। ठीक है, यहाँ पे इंड और इफ के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे हम इक्वल डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे इफ। ठीक है, इफ लिखने के बाद डबल क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे लिखेंगे एंड लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक बार ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने एंड क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने जो इफ का इस्तेमाल किया था, वो इफ एक बार आपने इस्तेमाल किया था, यहाँ पे एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो दो वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो दोनों में कम से कम हमारी शर्त ये है कि दोनों में कम से कम 60 नंबर होना चाहिए, तभी वो बच्चा पास हो। किसी एक में 60 नंबर है तो भी पास होगा।
तो शर्त 2 है, इसलिए यहाँ पे एंड का इस्तेमाल करेंगे। एंड का मतलब और हो जाता है, तो यहाँ पे इफ के साथ और हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली जिस रोज में आपका डेटा है उस रोज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है सेम, और उसके बाद से यहाँ पे मोर देन, और मोर देन यहाँ से उसके बाद इक्वल प्रेस कर लेना इस तरीके से। अब यहाँ पे कितना नंबर होना चाहिए, 60 नंबर होना चाहिए, हमने ये लिख लिया। उसके बाद से फिर से यहाँ से आपको कोमा देना, ठीक है। कोमा देने के बाद अब यहाँ से आपको केमिस्ट्री के नंबर को सिलेक्ट कर लेना इस तरीके से। तो अब यहाँ पे फिर से मोर देन, इक्वल, और यहाँ पे भी मेरे को 60 ही नंबर होना चाहिए, ठीक है। दोनों में 60, या चलो इसमें 60 नहीं तो इसमें 55 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पोस्ट को सिंपली बंद कर देना है और कोमा दबाना है। कोमा जैसे ही दबाएंगे तैसे ही ये आपका जो एंड वाला है, ये एंड वाला फॉर्मूला पूरा हो चुका है। अब आपको इफ वाला का यहाँ पे ट्रू और फॉल्स को पूरा करना है। तो सिंपली आपको डबल कोमा में पास एंड और कोमा डाल के यहाँ पे फेल लिख लेना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने फेल लिख लिया। पोस्ट को बंद कर देना है यहाँ पे और इंटर प्रेस करना है, तो ये देखो फेल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे देखो इसमें बस पास आ रहा है, फिर चूंकि इसमें 85 और 89 नंबर है इसलिए पास आ रहा, इसमें भी पास आ रहा। तो कुछ इस तरीके से आपका ये 2 सब्जेक्ट में आपको दिखा रहा है। अगर कोई भी आप डेटा जैसे चेंज करोगे, जैसे हमने यहाँ पे 55 मांगा था, यहाँ पे 56 लिखते हैं, तो ये देखो पास आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इफ का इस्तेमाल करके 2 शर्तों को पूरा कर सकते हो। अब यहाँ पे चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, और अगला यहाँ पे शर्त जानते हैं। हमारे पास जो अगला शर्त है वो और है, और फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और का मतलब क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री, यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों में, जैसे मान लो हमारे पास 86 नंबर है, इसमें 80 होना चाहिए और इसमें भी कम से कम 70 नंबर होना चाहिए। तभी उस बच्चे को आप एक्सीलेंट दिखाओ, अन्यथा आप यहाँ पे नंबर, सॉरी, नॉर्मल बच्चे को दिखाओ। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे 80 नंबर है किसी बच्चे के, तो उस बच्चे को होना चाहिए एक्सीलेंट, ठीक है। यहाँ पे एक्सीलेंट वो बच्चा होना चाहिए, एक्सीलेंट। अगर 60 नंबर हो तो उस बच्चे को आप नॉर्मल दिखाओ, नॉर्मल वो बच्चा है, ठीक है। इस तरीके से हमारी शर्तें हैं। इस शर्त को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं और का। इस तरीके से और मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इफ, इंटर प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं और का। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या, इक्वल प्रेस करना है, यहाँ पे लिखना है इफ, और यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने लॉजिकल टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे और प्रेस कर लेंगे एक बार और डबल क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको लॉजिकल देना है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने लॉजिकल वहां पे दिया था उस तरीके से लॉजिकल हम यहाँ पे भी देने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से मोर देन और इक्वल, इक्वल में आपको कितना चाहिए, तो जैसे यहाँ पे मेरे को 80 होना चाहिए, फिर कोमा में, फिर केमिस्ट्री के मार्क्स सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से मोर देन इक्वल, और यहाँ से आपको कितना चाहिए, यहाँ पे चलो, यहाँ पे हमको कितना चाहिए, 70 मान लेते हैं, ठीक है। और सिंपली इसको बंद कर दो और यहाँ से कोमा देके और सिंपली लिख लेना है एक्सीलेंट, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है। ये एक्सीलेंट का स्पेलिंग गलत हो गया था, उसके लिए आप लोग सॉरी। अब यहाँ पे चलो कोमा डालेंगे और यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल। इसी तरीके से जैसे पास और फेल लिख रहे थे तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नॉर्मल इस तरीके से, और यहाँ से कोस्ट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये बच्चा यहाँ पे नॉर्मल है, एवरेज है पढ़ाई में। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये एक्सीलेंट आ गया, इसमें 85 80 दोनों में है तो बच्चा एक्सीलेंट आ गया। तो कुछ इस तरीके से आप जो है यहाँ पे जो है और का इस्तेमाल करके यहाँ पे स्टूडेंट डेटा का, ये जो रिमार्क्स मैंने बताया था कि जो बच्चा स्टूडेंट है या नॉर्मल है, 2 शर्त हैं और इसका शर्त आप पूरा कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करेंगे ग्रेड का, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टॉप में ग्रेड, ग्रेड लिख लिए, ठीक है।
तो अब यहाँ पे ग्रेड में हमारी शर्तें क्या है, जैसे किसी बच्चे का ए प्लस तभी आए, ए प्लस कब आना चाहिए, जब उस बच्चे का कम से कम यहाँ पे 90 नंबर हो, ठीक है। बी ग्रेड उस बच्चे का तभी आए जब उस बच्चे का कम से कम यहाँ पे 70 नंबर हो, और यहाँ पे सी ग्रेड तभी आए उस बच्चे का कम से कम उसके पास 50 नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे डी ग्रेड तभी आए उस बच्चे का कि हमारे पास कितना होना चाहिए, यहाँ पे 30 मान लेते हैं, और बाकी 30 से जितने भी नंबर आए उसके बाद ये फेल आए, ठीक है। तो ग्रेड निकालने के लिए अब हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे नियरेस्ट इफ। इसमें हम लोग इफ का कई बार रिपीटेड इस्तेमाल करेंगे इफ का, तभी हमारा ये ग्रेड निकल पाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं यहाँ पर ग्रेड में, ठीक है। हमारी जो शर्तें हैं आपने ध्यान से सुन ली। अब यहाँ से इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इफ आ चुका है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा इफ। अब यहाँ पे सिंपली जो यहाँ पे हमारा सेल है, यहाँ पे हिंदी को एक बार सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे ग्रेड निकालना है, ठीक है। तो ग्रेड निकालने के लिए आपको यहाँ पे सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। सब में आपको ग्रेड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर आप टोटल मार्क्स में भी निकालना चाहो तो टोटल मार्क्स में भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मार्क्स में निकालना सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट में आप जब तक नहीं निकालोगे तब तक नहीं निकलेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट थे, क्योंकि यहाँ पे आप 90 प्लस तो इसी में आपको डेटा मिलेगा, इसमें तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम निकालने वाले हैं ग्रेड। तो यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से जैसे हम इफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, और यहाँ पे लिखते हैं 90, और उसके बाद से यहाँ पे कोमा में डबल कन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस, और इसको बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे कोमा में फिर यहाँ पे देंगे इफ, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको डबल कन्वर्ट कोमा में डबल इफ क्लिक कर लेना है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से अब इसमें भी आपको लॉजिकल टेस्ट देना है, यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से फिर कर लेंगे इक्वल, और यहाँ पे कितना नंबर होना चाहिए, 70 नंबर, 70 कोमा में बी ग्रेड होना चाहिए। अब चलो मैं यहाँ पे बी ग्रेड होना चाहिए, फिर कोमा में देते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इफ का। तो यहाँ पे हमने इफ सेलेक्ट कर लिया, इसी तरीके से यहाँ पे तीसरे सेल मैथ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से सिंपली कितना मार्क्स होना चाहिए, 50 नंबर। तब यहाँ पे सी आना चाहिए, ठीक है, डबल कोमा में सी। फिर इसी तरीके से एक और इफ का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स निकालना है। तो मार्क्स निकालने के लिए हमारे पास कई सारी शर्तें हैं, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा इसमें इफ लिख रहे हैं, ठीक है। आप डरना मत कि इतना ज्यादा ये बड़ा फॉर्मूला क्यों हो रहा। सिंपली चलो यहाँ पे फिजिक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से फिजिक्स सेलेक्ट हो जाए, इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे 50 नंबर हो गया सी का हो गया, अब 30 का दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 30 नंबर हो गए। अब यहाँ पे 30 नंबर में क्या चाहिए हमको, तो यहाँ पे डी चाहिए, कोमा में डालेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारी सारी शर्तें, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे डी तक ही रहने देते हैं, केमिस्ट्री को यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 5 भी डालना चाहे तो डी के बाद आपको ई मार्क्स देना पड़ेगा, तो यहाँ पे डी तक ही रहने देते हैं। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे डी तक लिखा, उसके बाद से यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आपको जरूर डालना है। फॉल्स वैल्यू में मतलब जैसे आप यहाँ पे भी रिमार्क्स में आपने पास और फेल अंत में डाला था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको फेल डाल देना है। यहाँ पे फेल, अगर डेटा बाई चांस एक्सेल को नहीं मिलता है तो फेल दिखाएगा रिमार्क्स। तो यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है, ठीक है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक पोस्ट आपको नहीं लगाना है। यहाँ पे देखो जितनी बार आपने फॉर्मूला लिखा है उतनी बार यहाँ पे पोस्ट आप देख लो लगा पड़ा है। तो वहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 3 बार पोस्ट है, इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देखो बी ग्रेड आ गया, यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबका ग्रेड एक क्लिक में निकल चुका है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला तो हमारा भले ही यहाँ पे देखो बहुत बड़ा यहाँ पे फॉर्मूला है, बट हमारा रिजल्ट आप देखो किस तरीके से
कितना अच्छा हमारा रिजल्ट आया। कुछ इस तरीके से आप नियरेस्ट इफ का इस्तेमाल करके अपने ग्रेड को निकाल सकते हो। यहाँ पे हमारा ग्रेड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। मैथ, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट हैं और इनके ये सारे मार्क्स लिखे हुए हैं। अब जैसे मान लो हमको इसमें से किसी एक सब्जेक्ट, जैसे मैथ का यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना है ये निकालना है। जैसे मान लो कई बार हम एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो कई बार एग्जाम, जैसे एक साल में हमने 4 से 5 बार एग्जाम दे दिया, तो सारे सारे में मैथ्स चैप्टर होता है, तो उन सारे मैथ चैप्टर एक बार में निकालना है। यहाँ पे इन सारे डेटा में से सिर्फ मैथ का हमको डेटा चाहिए, वो भी फॉर्मूला लगा के निकालना है। ऐसा नहीं निकालना है तो कैसे ऐसे निकालेंगे, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए सिंपली इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है सम, मैंने आपको बताया जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सम इफ का, ठीक है। सम इफ का इस्तेमाल करने वाले सिंपली सम इफ में आपको मिल जाएगा और यहाँ पे डबल प्रेस करना। अब यहाँ पे देखो सम इफ के नीचे ही लिखा हुआ है, पहले आपको रेंज देना है, फिर क्राइटेरिया देना है, फिर सम रेंज देना है, मतलब जिसमें आप सम कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहले हम ये वाला रेंज देंगे, ये मार्क्स वाला रेंज देना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद से कोमा देंगे और इसी रेंज में आपको क्राइटेरिया देना है कि क्या क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया में मेरे को निकालना है मैथ का मार्क्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे डबल कोमा में मैथ, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोमा मैंने मैथ लिख लिया, फिर कोमा देंगे और यहाँ पे देना है, देखो सम रेंज बोल रहा है देने के लिए। सम रेंज का मतलब क्या होता है, किससे आपको सम सम कराना है वो रेंज आप यहाँ पे दो। तो यहाँ पे ये वाली रेंज दे देते हैं और यहाँ पे पोस्ट को बंद करके इंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखो टोटल हमारे पास टोटल मैथ के हमारे पास 300 मार्क्स हैं। इसी तरीके से आप चाहो तो हिंदी का भी निकाल लो। चलो यहाँ पे मैं हिंदी का निकाल लेते हैं और यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पे सम इफ प्रेस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, कोमा डालना है, फिर यहाँ पे लिखना है हिंदी और डबल कोमा, फिर कोमा, फिर यहाँ पे मार्क्स दे देना है ये और फिर कोष्ठ बंद करके इंटर प्रेस करना है। तो ये हमारे पास मैथ और हिंदी का मार्क्स इस तरीके से हम निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से सम इफ का इस्तेमाल करके आप लोग मैथ और हिंदी का मार्क्स निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मर्ज सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सम इफ का फार्मूला का मार्क्स यहाँ पे निकल चुका है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगला जो हमारे पास फार्मूला होगा वो काउंट इफ होगा, ठीक है। काउंट इफ का इस्तेमाल सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे काउंट इफ का मतलब होता क्या है कि कितने स्टूडेंट में मैथ के मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैथ में कितने स्टूडेंट के 60 नंबर से ज्यादा हैं, ठीक है। ये निकालना, तो ये निकालना है, तो इस फॉर्मूले में मैथ में इस फॉर्मूले से नहीं निकल पाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कितने स्टूडेंट के हैं, तो यहाँ पे बेसिक वाले में फिर से आ जाते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे नीचे में लिखेंगे काउंट इफ लिख लेंगे, डबल डबल क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रेंज देना है, तो सिंपली इस यहाँ पे रेंज देने के लिए रेंज को यहाँ पे करना है सेलेक्ट। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार रेंज, एक बार मैथ का, या चलो ये वाली रेंज हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं मैथ का, फिर यहाँ पे कोमा देंगे। अब यहाँ पे आपको कितने ज्यादा नंबर चाहिए, आपका क्राइटेरिया क्या है वो आपको देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे डबल कोमा में लिखेंगे मोर देन 60 से ज्यादा चाहिए हमको और यहाँ पे डबल क्लिक करके पोस्ट को बंद करेंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 स्टूडेंट दिख जाएंगे जो कि मैथ में 60 प्लस नंबर किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको टोटल यहाँ पे 4 स्टूडेंट दिख जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप काउंट इफ का इस्तेमाल करके टोटल स्टूडेंट ऑफ नंबर निकाल सकते हो कितने। और चलो यहाँ पे भी मैं निकालना चाहूँ, चलो यहाँ पे भी एक बार काउंट इफ मैं निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मैंने ऐसे ही निकाल दिया। काउंट इफ, उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ, तो ये आपके सामने काउंट इफ आ जाएगा, डबल क्लिक कर लो
और यहाँ से मैथ का रिमार्क्स दे देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो यहाँ पे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे ही आप डबल क्लिक करके यहाँ पे मोर देन 60 लिखो, चलो यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये आपका 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे मैं ये वाला दे देते हैं साइन, इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखो टोटल 12 दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस सब्जेक्ट में 60 प्लस ज्यादा है, तो इसमें हम काउंट इफ का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप काउंट इफ का इस्तेमाल करके टोटल मैथ में कितने या किसी भी सब्जेक्ट में आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, अगले फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, तो हम बस इसी में अभी फॉर्मूला के बारे में सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला मैं आपको 3 फॉर्मूले बताने वाला हूँ जो कि बहुत जरूरी है आपको जानना। एक है राउंड, ROUND, राउंड हो गया। अब इसी के साथ आता है राउंड अप, और एक और आता है आपका राउंड डाउन। राउंड डाउन, तो ये आपके पास फॉर्मूले आ चुके हैं, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड। ठीक है, फिर इनका ये फॉर्मूले करते क्या है। ठीक है, चलो यहाँ पे इन फॉर्मूले के बारे में पहले जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ पहले एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूँ। तो यहाँ पे चलो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक बार हाईलाइट कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे एक बार। चलो यहाँ पे डबल कोमा एक बार कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो चुका है हाईलाइट। चलो अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे 62 पॉइंट, यहाँ पे ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। अ, यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे चलो हमने एग्जाम्पल लिख लिया। अब जैसे देख पा रहे हो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इन चारों एग्जाम्पल में आप देखो, इसमें दशमलव के बाद जो अंक है ये थोड़ा सा ज्यादा अंक है। यहाँ पे किसी में 2 है, किसी में 4 5 है। इस तरीके से हम किसी में अगर परसेंटेज निकालते हैं तो ये सारे दशमलव हमारे पास ज्यादा आ जाते हैं। तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, इसको कम या मैनेज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप का। यहाँ पे सबसे पहला देख लेते हैं राउंड का। तो सिंपली आपको इक्वल प्रेस करना है और यहाँ पे लिखेंगे राउंड। तो ये जितने भी राउंड के फॉर्मूले, ये सारे देखो, एम राउंड भी आ जाता है, ये सारे आ जाते हैं। तो राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से कोमा में आपको ये पूछ रहा है नंबर ऑफ डिजिट आपको कितने हटाने हैं। तो जैसे 3, चलो 3 या 4, 3 हटाते हैं एक बार। और 3 को जब भी लिखना तब भी डबल कोमा में लिखना, नहीं तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इंटर प्रेस करना है, तो ये देखो 3, 3 हटा दिया इसमें, 1 2 3। चलो एक बार मैं देखूं, देखो चलो 3 हट गया ना, हाँ देखो 3, 3 कई सारे में से हट गया। चलो यहाँ पे एक बार 5 करके देखते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुआ है राउंड का मतलब। तो यहाँ पे एक बार डबल क्लिक कर लेते हैं, ये देखो 5 बार हटा। एक बार इसे 1 करते हैं और ये देखो, मतलब सिंपली इसका वर्क देखो। राउंड का मतलब ये क्या करता है, डेसिमल प्लेस को हटाता है। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, तो यहाँ पे ये देखो सारे डेसिमल प्लेस हट के, और यहाँ पे 1 1 और किसी में 1 है। जितना आपको बचाना है डेसिमल प्लेस उतना बचा के यहाँ पे बाकी सबको यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। इसी तरीके से राउंड अप, राउंड अप का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मान लो जैसे 62.95% है, तो इसको डायरेक्ट ये 66 कर देगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं इक्वल लिखता हूँ, यहाँ पे राउंड, राउंड अप, और यहाँ पे ये क्राइटेरिया देना है, और यहाँ पे भी आपको नंबर डिजिट देना है। चलो यहाँ पे भी मैं नंबर डिजिट 1 दे देता हूँ, पोस्ट बंद कर लेते हैं। और यहाँ पे जब भी लिखना तब भी डबल कोमा में लिखना है आप। तो यहाँ पे पोस्ट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं, ये देखो मैंने क्या कहा था, ये 66 हो गया। ये देखो यहाँ पे भी 66 हो गया, ये 68.3 हो गया। मतलब राउंड अप का मतलब थोड़ा सा ये इंक्रीज कर देता है, और ये राउंड डाउन अब यहाँ पे डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार यहाँ पे डिक्रीज करा लेना। ठीक है, चलो अगला जो हमारा फॉर्मूला है इसके बारे में।
समझते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हमने एवरेज निकाल रखा है, ये हमारे पास एवरेज है। कहीं मान लो इस फॉर्मूला में हमारे पास एरर आ जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? एरर आता है तो वहाँ पे यहाँ या तो रेड साइन लग जाता है, और या तो वो लिखता है हच करके वहाँ पे वैल्यू या एरर दिखाता है। तो इस स्थिति में अगर आपको एरर को हटा देना है, वहाँ पे एरर बिल्कुल भी शो नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई और चीज़ शो होना चाहिए, या मान लो जैसे डेटा डेटा एरर वहाँ पे लिख के आना चाहिए। तो इस स्थिति में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इफ एरर का इस्तेमाल। तो चलो यहाँ पे इफ एरर पहले एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ, और उसके बाद यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एरर आ गया। अब यहाँ पे हमको ये जो हमारी वैल्यू है एवरेज वाली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो एवरेज वाला छोड़ो यहाँ पे। चलो एक बार खुद से अब यहाँ पे बनाएंगे, जो कि एरर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे खुद से बनाने के लिए पहले ये हमारे पास सेल I3 है, ये H3 है। चलो यही यही टोटल मार्क्स वाला एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बट्टे, यहाँ पे 500 से भाग कर ले लेंगे, ठीक है। और गुन्ना में यहाँ पे 100 कर लेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स से 500 भागा करना है, और उसके बाद से उससे गुना करना पड़ेगा, तभी टोटल जो है परसेंटेज निकल के आता है। अब उसके बाद से कुएं में अब आपको जो भी एरर शो कराना है वो यहाँ पे एरर देना है। जैसे यहाँ पे शो कराना है डेटा एरर, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटा एरर, डबल कोमा में बंद करके इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये परसेंटेज निकल के आ गया। और यहाँ पे मैं एक बार डबल क्लिक कर लूँ, तो यहाँ पे एक बार चलो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो किसी में भी अभी एरर नहीं आया ना। चलो मैं आपको एक बार और जादू दिखाता हूँ। चलो तो यहाँ पे इस डेटा को ही हम कर देते हैं रिमूव। अभी ये देखो ये 0 आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम फॉर्मूले में और कुछ लिख देते हैं, को भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, ठीक है। अभी लिखा हुआ नहीं आ रहा, डेटा एरर नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अभी एरर नहीं आया, ठीक है। चलो एक बार मैं ये मार्क्स को एक बार हटा के देखते हैं डेटा में क्या एरर आ रहा है। नहीं, चेंजेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी भी फॉर्मूले में एक बार टेक्स्ट लिख देते हैं। चलो यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिए। अभी यहाँ पे ये देखो दिखा रहा है डेटा एरर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इफ एरर का इस्तेमाल करके अपने डेटा एरर को यहाँ पे शो करा सकते हो। एरर ना शो करा के यहाँ पे देखो अब लिखा रहा है डेटा एरर। इसी तरीके से चलो इसमें भी एक बार इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे कुछ अंक यहाँ पे लिख देते हैं। ये देखो इसमें भी शो हो रहा है डेटा एरर। तो कुछ इस टाइप से आप डेटा एरर की मदद से अपना जो है एरर यहाँ पे शो करा सकते हो, जिस भी वैल्यू में एरर है। चलो चलते हैं आगे अगले फॉर्मूले की तरफ। यहाँ पे चलते हैं टेक्स्ट फंक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक दूसरा डेटा ले रखा है, लेकिन स्टूडेंट का ही डेटा है। तो अब यहाँ पे समझते हैं टेक्स्ट फंक्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम जो भी हमारा टेक्स्ट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहले लेफ्ट, उसके बाद से राइट, उसके बाद से राइट के बाद से यहाँ पे लिखेंगे लेन, ALEN। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे ट्रिम, ट्रिम के बाद से लिखना है प्रॉपर, और प्रॉपर के बाद से लिखना है अपर, अपर के बाद से लिखेंगे लोअर, लोअर बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद से लिखेंगे टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट ज्वाइन। और उसके बाद से लिखना चाहें तो कॉनकेट। ये सारे हमारे पास जो है फॉर्मूले हैं, ये टेक्स्ट ज्वाइन के फॉर्मूले हैं। इसको एक बार हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इतने सारे फॉर्मूले आते हैं टेक्स्ट ज्वाइनिंग के, ठीक है, जो कि टेक्स्ट को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे। ये सारे फॉर्मूले हमारे पास। सबसे पहला है लेफ्ट। देखो टेक्स्ट फंक्शन जो भी है, इसमें जैसा टेक्स्ट का नाम है, जैसा इसमें नाम है वैसा इसका काम है, ठीक है। और चलो यहाँ पे मैं आपको पहला लेफ्ट दिखाते हैं, लेफ्ट का इस्तेमाल। तो यहाँ पे इक्वल, और यहाँ पे प्रेस करते हैं लेफ्ट, और एक बार डबल क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे देखो सबसे पहला मांग रहा है टेक्स्ट, तो यहाँ पे ये हम टेक्स्ट देंगे। और यहाँ पे ये मांग रहा है नंबर चैट, तो नंबर 5, और इसको राजू,
तो यहाँ पे आप देखो जैसे हमने लिखा ये लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, आप नाम से ही समझ जा रहे होगे कि ये लेफ्ट साइड का डेटा निकालता है। ये जितने भी लेफ्ट नेम है तो ये लेफ्ट साइड का आपका अंक निकाल के देता है। जैसे हमने ये निकाला तो इसने लेफ्ट साइड का डेटा राजू निकाल दिया। और यहाँ पे हमने लिखा है 5, 5 लिखा है, देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे स्पेस ये भी आ जा रहा है, ये भी गिनती होता है। तो ये 5 हमारा डेटा लेफ्ट साइड से निकाल के देता है। इसी तरीके से आपके सामने आ जाता है राइट, तो ये आपका इस साइड का डेटा निकाल के देगा, इस साइड से आपको ये जो है गिनती करके निकाल के डेटा। तो आप इस टाइप से भी इस साइड का डेटा निकाल के गिनती कर सकते हो। और यहाँ पे लेन लेन चलो एक बार लेन को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लेन लेन सिंपली लाइन को तो गिनता है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इक्वल, और यहाँ पे लिखेंगे लेन। ठीक है, लेन पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये सिंपली आपकी टेक्स्ट की जो लेंथ है, ये टेक्स्ट की लेंथ बताता है कि आपकी टेक्स्ट की लेंथ आपकी कितनी है। तो आप यहाँ से टेक्स्ट की लेंथ निकाल सकते हो। यहाँ पे ट्रिम, अगर कहीं से कोई भी डेटा आपको काटना है, ट्रिम की मदद से आप अपने डेटा को यहाँ से काट सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर मिल जाता है, तो प्रॉपर की मदद से आप जैसे यहाँ पे ये देखो, ये डेटा हमारे पास जैसे राजू कुमार है। एक बार मैं इसको लिखना चाहूँ नेम, यहाँ पे राजू कुमार लिख लेते हैं। यहाँ पे कुमार को कैपिटल में लिख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे ये देखो, फिर यहाँ पे डेटा चेंज हो जाता है एक्सेल में, कुमार। चलो यहाँ पे ठीक है, ये हमने कैपिटल में कुमार लिख लिया। अब देखो राजू यहाँ पे स्मॉल में, तो हमारा डेटा यहाँ पे देखो प्रॉपर फॉर्मेट में बिल्कुल भी दिखाई आपको दे रहा है। देखो प्रॉपर फॉर्मेट में हमारा डेटा दिख ही नहीं रहा कि प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में करने के लिए सिंपली आप इक्वल प्रेस करना और यहाँ से लिखना प्रॉपर, और ये आपके सामने प्रॉपर आ जाएगा। डबल क्लिक करना है और यहाँ से जो भी टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट पे सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। तो ये देखो हमने यहाँ पे लिख रखा था कैपिटल में, और यहाँ पे ये देखो प्रॉपर फॉर्मेट में ये पिक्सल ने हमारे पास प्रॉपर की मदद से इसने करके दे दिया। इसी तरीके से अपर, मतलब अपर का मतलब क्या होता है, सारे आपके जितने भी ये टेक्स्ट है ये सारे अपर फॉर्मेट में ये एक्सेल आपको लिख के दे देगा। इसी तरीके से यहाँ पे लोअर, लोअर में भी क्या होता है, ये सारे आपको स्मॉल लेटर में मिल जाता है। लेटर स्मॉल लेटर में आपको एक्सेल खुद लिख के यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपर लोअर और प्रॉपर का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे चलो अब यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइनिंग, तो नाम जैसा है वैसा इसका भी काम है। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्केट दो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ज्वाइन, और यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे पहले पहले ही आपको डिलिमिटेड देना है कि आपको कितना में आपको इसको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देने वाले हैं डिलिमिटेड। तो यहाँ पे एक बार डबल कोमा देंगे। ठीक है, उसके बाद से स्पेस देके, और यहाँ पे मैं ये वाला स्पेस ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद डबल स्पेस देके फिर इसके डबल कोमा बंद कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद से कोमा देना है। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू लिखना है ट्रू, ट्रू पे बस सिंपली सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से फिर कोमा देना है। कोमा देने के बाद अब यहाँ से आपको टेक्स्ट देना है, जितने भी आप टेक्स्ट देना चाहो। जैसे इसको भी जोड़ दो मेरे को, और यहाँ से कोमा देके नाम को भी जोड़ना है। सिंपली सिलेक्ट करके और इंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखो इस तरीके से आपका टेक्स्ट ज्वाइन हो गया। तो आप टेक्स्ट ज्वाइन की मदद से आप अपने टेक्स्ट को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे चलते हैं आगे, आगे कॉन्केट एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्रेस करेंगे कॉन्केट, कॉन्केट तो हमारे पास ये कॉन्केट आ गया। अब यहाँ पे कॉन्केट में सिंपली आपको टेक्स्ट देना है। चलो यहाँ पे टेक्स्ट हो गया, इंटर प्रेस करोगे तो ये राजेश कुमार का जैसा का तैसा आ रहा है। ठीक है, कॉन्केट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, इसमें काफी सारे स्पेस हो गए। इंटर प्रेस करते हैं तो ये देखो इसमें भी डेटा आ रहा है स्पेस से राइट। चलो एक बार मैं कॉन्केट का कुछ एक बार और मैं ट्राई कर लेते हैं कॉन्केट कैसा आ रहा। तो डबल क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट मांग रहा है, तो यहाँ पे पहले इसको टेक्स्ट दे देते हैं और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखो कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो ये भी एक तरीके से आपको कॉन्केट टेक्स्ट ज्वाइन जैसा ही है कि ये भी टेक्स्ट ज्वाइन करके देता है। कुछ इस तरीके से आप
कॉनकेट और ये सारे टेक्स्ट फंक्शन आप समझ चुके होंगे। चलते हैं लास्ट जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे टाइम पे, और यहाँ पे लुकअप में हम लोग सीखेंगे वी लुकअप, एक्स लुकअप, इन सब का इस्तेमाल सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम टाइम निकालना सीखेंगे। जैसे आज कितना तारीख है ये हमको निकालना है, तो इसके लिए निकालने के लिए सिंपली आपको जैसे फॉर्मूला लिखने वैसे लिख लेंगे टुडे। यहाँ पे लिखेंगे टुडे, डबल क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली कोष्ठ को बंद करना पड़ता है। ये देखो टुडे आ गया, जितना तारीख है टुडे की मदद से आप यहाँ पे तारीख निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो ये टुडे की मदद से हमारे पास तारीख आ चुका है जो कि आज 18 तारीख है। ये देखो 18 तारीख, यहाँ पे 8वां महीना लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे 2026 इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से टुडे निकाल सकते हो। टुडे के बाद अब 2 से 3 और इम्पोर्टेंट बच गए, और यहाँ पे निकालेंगे पहले डे निकालेंगे, डे के बाद हम निकालेंगे मंथ, मंथ के बाद हम लोग निकालेंगे ईयर, और यहाँ पे जो कि हमने निकाला था टुडे, तो ये आपके पास हमने निकाला था टुडे। तो इस तरीके से चलो इसमें से हम डे निकालेंगे, तो सिंपली प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो सीरियल नंबर देना, सिंपली सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे 18 तारीख है, ये आ जाएगा। आज 18 दिन है, मतलब 18 दिन हो गया। और यहाँ पे मंथ निकालने के लिए सिंपली मंथ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे सीरियल नंबर देना है, सिंपली क्लिक करना है। तो ये देखो कौन सा महीना चल रहा, 8वां। और ईयर निकालने के लिए सिंपली यहाँ पे ईयर पे प्रेस करेंगे, तो डबल क्लिक करेंगे, सीरियल नंबर देना है और क्लिक करना है, तो देखो 2026 आ गया। तो इस तरीके से टाइम फंक्शन आपको समझ चुके होंगे, जैसे टुडे निकालने के लिए, डे निकालने के लिए, मंथ निकालने के लिए और ईयर निकालने के लिए, इस तरीके से आप फंक्शन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइम वेट सारा निकल चुका है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक और फॉर्मूला के बारे में नहीं बताया था, चलो यहाँ पे आ जाते हैं टेक्स्ट फंक्शन में। टेक्स्ट फंक्शन में मैंने लेफ्ट के बारे में बताया, लेकिन उतना डीप में नहीं, थोड़ा सा रियल प्रोजेक्ट के साथ मैं आपको लेफ्ट के बारे में और सिखाता हूँ। ठीक है, लेफ्ट में ही हम यूज करेंगे फाइंड का, कि फाइंड का किस तरीके से, जैसे कोई भी चीज यहाँ पे फाइंड करनी है तो वो किस तरीके से निकालेंगे। जैसे मैंने आपको, जैसे मान लो ईमेल आईडी में मेरे को ये देखो @ के पहले जो भी नेम है वो हमें नेम चाहिए, तो आप लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 आपके नेम है, तो 10 किसी में 11 है, किसी में 12 है, तो लेफ्ट इस तरीके से आपको नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ पे चलो लेफ्ट का मैं आपको थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ रूबरू कराता हूँ। एक बार इक्वल डालेंगे और यहाँ से लिखेंगे लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमने लेफ्ट क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे सिंपली जो भी सेल में डेटा वो सेल ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद से कोमा में एक और फॉर्मूला लगाएंगे फाइंड का, यहाँ से लगाना फाइंड का। अब यहाँ से देखो फाइंड में भी पहले टेक्स्ट देना, विद इन टेक्स्ट फाइंड में भी सेम होता है। तो यहाँ पे फाइंड में हमको खोजना क्या है वो यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से। ये देखो आपको हमेशा पहले डबल कोमा में इसको लिखना, @ के पहले जितने भी वर्ड हैं ये हमको खोज के दो। एक्सेल से बोलना है कि @ के जितने भी पहले वर्ड आ रहे हैं ये हमको सारे चाहिए, जो कि आप खोज के दो। और खोजना किस में है, तो आप खोजो D2 सेल में, और D2 सेल में खोज के और कोमा में, और उसके बाद से इससे -1 कर दो। ठीक है, उसके बाद से कोष्ठ बंद कर दो और इंटर प्रेस करो, तो ये आप देख सकते हो राजू कुमार आ गया हमारा इस तरीके से। डबल क्लिक करो, ये देखो तीनों नाम बिल्कुल सेम @ से पहले आ गया। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया रियल वर्ल्ड एग्जाम। चलो चलते हैं अगला, हम जानने वाले हैं डेटा मैनेजमेंट के बारे में। चलो अब डेटा मैनेज के बारे में एक बार सबसे पहला जानेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग, किस तरीके से डेटा पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए मैं इन सबको यहाँ से डिलीट करते हैं, यहाँ से चलो इन सबको एक बार रिमूव कर देते हैं। तो इन सब फॉन्ट को भी यहाँ से हम नो बॉर्डर कर लेते हैं एक बार, ताकि हमारा डेटा जो है वो देखने में सही रहेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम कर लिए रिमूव। अब यहाँ पे चलते हैं अपने डेटा की तरफ। यहाँ पे हम जानते हैं किस तरीके से हम अपना डेटा जो भी है उसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको आ जाना है स्टाइल में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टाइल में आपको मिल जाता है कंडीशन फॉर्मेटिंग। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे।
और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, यहाँ पे कलर स्केल, यहाँ पे आइकन स्केल्स भी मिल जाते हैं, और यहाँ से न्यू रूल्स मिल जाता है, और एक ऑप्शन मिल जाता है मैनेज रूल्स का। तो कोई भी रूल्स लगा है तो यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स के बारे में समझते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्रेटर देन, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सिंपली आपको यहाँ पे जो भी चाहिए पहले, यहाँ पे आपको डेटा, यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार डेटा को सिलेक्ट कर लो, ये जैसे डेटा है हमारे पास में, मैंने मार्क्स को सिंपली सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद से आ जाना कंडीशन फॉर्मेटिंग में, ग्रेटर देन में आना, ठीक है। ग्रेटर देन में जैसे ही आएंगे, ये एक्सेल आपके सामने ऑटोमेटिक इसको पहचान लेता है। ग्रेटर देन का मतलब इसमें मतलब 60 से ज्यादा मार्क्स कितने हैं, ये देखो जितने भी 60 से ज्यादा मार्क्स है, और ये एक्सेल यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको समझ गया कि आपको यहाँ पे 60 से ज्यादा मार्क्स को दिखाना है। यहाँ से बगल में आप कोई भी कलर फिल करना चाहो, जैसे रेड फिल करना चाहते हो, रेड टेक्स्ट हो गया। यहाँ पे कई सारे, यहाँ पे कस्टम में आओगे तो कई सारे चीज आपको मिल जाते हैं, कलर का मिल जाता है, यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हो, यहाँ से फंट का भी मिल जाता है, और यहाँ से नंबर का भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पे ओके करोगे तो ये देखो हर जगह कलर फिल हो गया, जो भी नंबर ज्यादा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रेटर देन की मदद से कलर फिल कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं हाईलाइट सेल्स में। अब यहाँ पे देखो लेस देन, ऐसे ही से कम नंबर, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे इक्वल भी मिल जाता है, यहाँ पे टेक्स्ट टू टैग कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे अगर टेक्स्ट में चाहिए तो मिल जाएगा। इसने यहाँ पे चलो, यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट एक बार ले लेते हैं और टेक्स्ट में ट्राई करते हैं, चाहे चलो इसमें ही ले लेते हैं टेक्स्ट में। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और आते हैं हाईलाइट बार में, और यहाँ पे टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको क्या चाहिए तो फेल, यहाँ पे देखो जैसे हमने लिखा फेल, यहाँ पे सारा रेड हो चुका है जितने भी यहाँ पे फेल हैं। इस तरीके से आप अगर डेटा को हाईलाइट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो कंडीशन फॉर्मेटिंग की मदद से। यहाँ पे कई सारे आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग में ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप डेटा बार्स में, यहाँ पे टॉप 10%, तो ये सारी चीजें आप हमेशा इसमें तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि टॉप 10% में बच्चा कौन कौन सा है। तो इसमें टॉप 10 डालोगे तो ये देखो, ये तो हमारे पास स्टूडेंट का मार्क्स है, तो इसमें हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आपका जैसे प्रोडक्ट में हो गया, इन सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप अगर आप डेटा बार लगाना चाहो, ये देख सकते हो डेटा बार इस तरीके से आप लगा सकते हो, कितना भरा हुआ है। कलर स्केल भी लगाना चाहो तो सिंपली यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे आपको कलर मिल जाते हैं, मूव रूल्स पे भी क्लिक करके कलर स्केल लगा सकते हो। यहाँ पे आइकन मिल जाते हैं, आपको कई सारे आइकन मिल जाते हैं, ये देखो जैसे ग्रीन करना या ये वाला लगाना है, ये नेटवर्क लगाना है, या मोड रूल्स पे आ जाओ तो यहाँ पे आपको कई सारे मिल जाते हैं। अकॉर्डिंग आपको कोई भी कलर स्केल लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो, नंबर भी देख के लगा सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ये वाला एक बार कलर स्केल अप्लाई कर देते हैं। चलो जी, तो ये यहाँ पे ये तीर वाला लेते हैं, ठीक है। ये वाला कलर स्केल हमने अप्लाई कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा डेटा किस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ से आते हैं, अब ये सारे हमने सीख लिया, कलर स्केल, टॉप 10 हाईलाइट, टॉप बटम रोज हाईलाइट किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को कंडीशन फॉर्मेटिंग में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो न्यू रूल्स के बारे में सीखना जरूरी है, ठीक है। न्यू रूल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहला आपको मिलता है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। तो यहाँ पे ये आपको वैल्यू के ऊपर काम करता है। यहाँ पे सेम वही चीज आ जाती है वैल्यू के ऊपर, सेम ये सारे जितने रैंक डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर ये काम करता है। यहाँ पे यूज ऑफ फॉर्मूला डिटरमिनेंट के ऊपर हम आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम इस्तेमाल करने वाले हैं फॉर्मूले, फॉर्मूले लगा के हम इसको हाईलाइट करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे शर्त देखते हैं, शर्त क्या होना चाहिए। जैसे हमारे पास पहला शर्त क्या है कि जैसे यहाँ पे देखो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारों बच्चों का अगर 33 तक हो, 33 से कम भी हो, तो यहाँ पे सब में रेड कलर फिल होना चाहिए, ठीक है। और बस हिंदी से लेकर केमिस्ट्री तक में ही फिल होना चाहिए। 33 से कम जितने लोगों का सब में रेड फिल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं, सबसे पहली बात सबसे कम 33 से कम होना चाहिए।
तो यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे मिनिमम का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे इक्वल, उसके बाद लिखेंगे कैपिटल में मीन लिख लेंगे, ठीक है। ये हमने मीन लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नीचे नहीं जाना है। ये एक बात का ध्यान रखना कि हमेशा आपको डेटा को पहले सेलेक्ट करके और ये कंडीशन फॉर्मेटिंग खोलना है। अगर आप डेटा को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो यहाँ जैसे एक सेल यहाँ पे कहीं पे सिलेक्ट होता है तो उससे आपको वहीं पे डेटा अप्लाई होगा, तो इससे पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लिखना है मीन, मीन लिखने के बाद से यहाँ से कुछ लगाना है, कुछ लगाने के बाद से देखो यहाँ पे भी आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो सिलेक्शन आएगा तो यहाँ पे देखो कंप्लीट यहाँ पे डॉलर दिखा रहा है। ये मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में, सॉरी एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में, वहां पे भी बताया था किस तरीके से फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे जरूरी है, तो देखो ये हमारा पूरा कॉलम फिक्स करता है, लेकिन हमें कॉलम को यहाँ पे फिक्स नहीं करना है। पूरा जो हमारा सेल है ये सेल को फिक्स कर देता है, लेकिन सेल को फिक्स नहीं करना है। यहाँ पे सेल फिक्स हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सेल फिक्स नहीं करना, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसको इस डॉलर साइन को यहाँ ये वाला रहने देना, बाकी सब यहाँ से रिमूव करना है। तो 2 बार F4 बटन प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा बस सेल यहाँ पे बस कॉलम में होना चाहिए। उसके बाद से डबल कोमा डालेंगे। अब उसके बाद से जहां हमारा केमिस्ट्री खत्म होता है वहां तक एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। देखो सिलेक्ट किए जैसे ही ये भी सेल लॉक हो गया, 2 बार आपको F4 बटन यहाँ पे प्रेस कर लेना है। तो आप देख लो इसमें भी हमारा कॉलम फ्री हो गया, फ्री हो गया। लेकिन देखो हमने जहाँ पर यहाँ पे 2 जगह डॉलर लगाया, बाहर में डॉलर के साइन के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि देखो हिंदी से लेके केमिस्ट्री तक आपको डेटा चेक करना है, बाकी कहीं भी आपको डेटा चेक नहीं करना है, ठीक है। आप ये नीचे नीचे सेम ऐसे ही अप्लाई होगा, लेकिन आपको लेफ्ट साइड भी नहीं जाना, ना ही राइट साइड चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे लगाना है मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे लगाएंगे लेस देन का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, 33 तक होना चाहिए। अगर 33 तक है फिर भी आपको रेड करना, तो यहाँ से फिल कलर में आएंगे और यहाँ से रेड पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जहां जहां देखो 32 है तो अप्लाई हो गया। चलो मैं यहाँ पे भी अप्लाई करके दिखाता हूँ, यहाँ पे 32 कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे रेड कलर अप्लाई हो गया, और यहाँ पे भी एक बार मैं 29 कर लेता हूँ, 30 कर लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे भी रेड कलर अप्लाई हो गया। तो ये आपका ऑटोमेट काम हो गया, जहां भी डेटा आप चेंज करेंगे ऑटोमेटिक ये भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंडीशन फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट एज अ टेबल में, तो यहाँ पे आपको कई सारे बने बनाए पहले से टेम्पलेट मिल जाते हैं। ये देखो सेलेक्ट करोगे ओके करोगे तो ये देख सकते हो ऑटोमेटिक आपका कलर भी अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से फिल्टर बटन भी अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से चलो एक बार मैं फिल्टर बटन को यहाँ पे सबको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल टाइप भी मिल जाते हैं, जैसे आपको क्या हेडिंग देना है। ये देखो मैं इसको कंप्लीट को सिलेक्ट कर लूँ और सेल टाइप में आ जाते हैं। ये देखो कई सारे टेक्स्ट आपको बने बनाए मिल जाते हैं, साथ में आपका कलर फिल भी यहाँ पे दिख जाता है। तो इस तरीके से आप कलर फिल करना चाहो कलर फिल कर सकते हो। और यहाँ पे फॉर्मेट एज में भी मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको यहाँ पे टेबल स्टाइल डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे कई सारे आपको टेबल डिजाइन मिल जाते हैं पहले से, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग की मदद से हाईलाइट कर दिया, तो यहाँ पे और भी चीजें सीखने वाले हैं। चलो यहाँ से हम सीखने वाले हैं सॉर्ट के बारे में। यहाँ पे जैसे 110 हमारे हमारे पास 10 स्टूडेंट के डेटा हैं, उनको सॉर्ट करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सॉर्ट करने के लिए तो यहाँ पे एडिटिंग में मिल जाता है फिल्टर एंड सॉर्ट का ऑप्शन, ये हम सीखने वाले हैं। नहीं तो यहाँ पे भी नहीं, तो आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे ये सॉर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे फिल्टर का भी मिल जाता है, डेटा टैब में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो होम टैब से इस्तेमाल कर लेते हैं। होम टैब में आपको शॉर्ट में एक मिलेगा A to Z, एक मिलेगा J to Z। तो यहाँ पे एक मिलेगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और एक मिलेगा का लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे क्लिक करो शॉर्ट टू स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे ये देखो जितने यहाँ पे इस तरीके से ये कस्टमाइज कर दिया, यहाँ पे स्मॉलेस्ट
यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जितने भी स्मॉल है ये नीचे रख दिया ऊपर, और जितने भी लार्जेस्ट हैं ये नीचे आ गए। देखो जैसे इसमें 99 है, इसमें बाकी सारे स्मॉलेस्ट हैं, ये देखो इसमें 388 नंबर है, बाकी सब में देखो बहुत कम नंबर है। तो ये आपका स्मॉलेस्ट टू इसने लार्जेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से आप शॉर्ट में जैसे Z2A में करे हो, तो ये देखो श्रुति का सबसे ऊपर आ गया, जिनका 388 नंबर था, सबसे कम नंबर। तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डाटा इस तरीके से सॉर्ट का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो अपने डेटा को सॉर्ट में। अब यहाँ पे चलते हैं फिल्टर के बारे में, ठीक है। हम यहाँ पे समझ चुके हैं, यहाँ पे कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कस्टम सॉर्ट में आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलता, बस स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और एक और मिलता है कस्टम लिस्ट का। तो यहाँ पे आपको ये सारे डेट के मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे डेट के हैं, तो यहाँ से रिमूव करते हैं। टोटल मार्क्स दिखाना है, क्या दिखाना है, यहाँ पे देखो सबसे मिल जाता है। फिर रूल सेक्टर जैसे ग्रेड में दिखाना है आपको, ग्रेड में क्या दिखाना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ग्रेड में तो यहाँ पे वैल्यू तो है ही नहीं, चलो यहाँ पे ग्रेड में क्या ही देखोगे। टोटल मार्क्स या फिजिक्स केमिस्ट्री नेम में देखना चाहो, जिसमें भी देखना चाहते हो यहाँ पे देख के यहाँ पे आप अपने डेटा को अप्लाई कर सकते हो, सॉर्ट की मदद से अपने डेटा को एक तरीके से सॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे चलते हैं फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो फिल्टर वाला बटन मिल जाएगा, सिंपली क्लिक कर लो, तो यहाँ पे ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये देखो फिल्टर अप्लाई हो गया, नेम में चूंकि फिल्टर अप्लाई हो, तो यहाँ से मैं एक बार कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा डेटा जो है इस डेटा में अप्लाई करना है फिल्टर, तो यहाँ से पहले सेलेक्ट करके कस्टम फिल्टर पे क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ पे इसमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पे रोल नंबर में नहीं, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये वाला वही अप्लाई हुआ हो गया फिल्टर में। एक बार फिल्टर कस्टम सॉर्ट फिल्टर, ठीक है। तो ये देखो फिल्टर जैसे नहीं हमने अप्लाई किया, तो ये आपके सामने जो रोल नंबर के बगल में बना हुआ, ये सारे बगल में बने हुए, ये हमारा फिल्टर अप्लाई हो चुका है डेटा में। फिल्टर हटाना है तो कंट्रोल Z करके हटा सकते हो, या तो डेटा टैब में आ जाओ, डेटा टैब में आपको दिख जाएगा, ये देखो क्लिक करो फिल्टर ऑन हो जाएगा। और यहाँ से आपको रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा डेटा का, तभी फिल्टर ऑन होता है। तो यहाँ से रेंज एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, फिल्टर पे क्लिक करते हैं, तो ये आपका फिल्टर लग चुका है। अब यहाँ पे जैसे देखो, जैसे हमें रिमार्क में फेल वाले, जितने भी फेल वाले बंदे हैं उनका डेटा देखना है, तो यहाँ पे देखो जितने भी आपके फेल वाले बंदे, जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हमारे पास फेल हैं, तो ये सिर्फ फेल वाला ही डेटा दिखाएगा। जैसे आपको ओआर इफ में देखना है कि जैसे जितने भी नॉर्मल बंदे हैं उनको दिखाओ आप, तो यहाँ पे नॉर्मल वाले बंदे पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखो जितने भी नॉर्मल वाले बंदे इनका ही डाटा शो होगा। अगर आप ग्रेड में भी अप्लाई करना चाहो कि जितने भी बंदे के पास B ग्रेड है उनका ही सिर्फ हमको डेटा दिखाओ, तो यहाँ पे ये देखो सिर्फ बी ग्रेड बंदे का एक ही है, तो यहाँ पे एक ही डेटा आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप फिल्टर को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से मैं कंट्रोल Z करके फिर से वापस इस डेटा को जैसे था वैसे बनाते हैं। यहाँ पे टोटल मार्क्स में भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाते हैं नंबर, जितने भी हैं ये सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आपको सॉर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, सिलेक्ट कलर का भी, नंबर फिल्टर का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था नंबर फिल्टर, वहीं कंडीशन फॉर्मेटिंग, यहाँ पे सारे कुछ मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फिल्टर को भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से फिल्टर बंद करना है तो फिल्टर पे क्लिक करो, ये आपका फिल्टर बंद हो जाएगा। एडवांस में दिख जाएगा, एडवांस में ऑटोमेटिक ये डेटा रेंज सेलेक्ट कर लेगा, और यहाँ से आपको यहाँ पे क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से क्राइटेरिया क्या है वो आपको देना है। तो यहाँ से क्राइटेरिया ये सिलेक्ट कर लो और ओके कर लो, तो ये आपके सामने तो डेटा यहाँ पे लगा नहीं। एक बार कंट्रोल Z कर लेते हैं, एडवांस में आ जाते हैं, और यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, और ये क्राइटेरिया, ठीक है। चलो यहाँ पे ये वाला एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, चलो इसे छोड़ो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉर्ट एंड फिल्टर को अप्लाई कर सकते हो। टू कॉलम देख लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम एक्चुअली करता था ये हम देख लेते हैं। जैसे इस डेटा में तो टेक्स्ट टू कॉलम अप्लाई नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे डेटा बना रहा हूँ, चलो यहाँ पे एक बार डेटा बना लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसमें देखेंगे अप्लाई कैसे करना है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नाम,
उसके बाद से एक और डेटा सिंपली बना देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास डेटा है। अब आप यहाँ यहाँ पे ध्यान से देखो, ये यहाँ पे दोनों दोनों को हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग करना है, क्योंकि ये हमारे पास रोल नंबर है और ये स्टूडेंट के नाम है। यहाँ पे देखो, आपके पास बड़ा डेटा आ सकता है, इस टाइप से डेटा लिखा हुआ, यहाँ पे कंप्लीट इस तरीके से कोमा में करके, यहाँ पे केमिस्ट्री मार्क्स तक कोमा में करके लिखा हो। तो मान लो ये आपके पास डेटा आया है, अब इस डेटा को मेरे को अलग अलग दो कॉलम में करना है। तो ऐसे मैन्युअली करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम का। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टेक्स्ट टू कॉलम का, सिंपली सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और यहाँ पे पहले से आपका डेटा होना चाहिए सिलेक्ट, उसके बाद डिलिमिटेड पे ही ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कोमाज एंड टैब्स स्प्रेड के लिए ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद से आपके डेटा में क्या है, कोमा, ये देखो हर डेटा के अंत में हमारे पास कोमा है, सिंपली यहाँ पे मिल जाता है कोमा। या अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिलिमिटेड है तो यहाँ पे अदर में क्लिक करो, और ये देखो यहाँ पे डेटा खुद बे खुद दो कॉलम में ऐड हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करो, और ये जनरल है, बाकी सब ये है, फिनिश पे क्लिक करो, ये देखो हमारे पास डेटा दो रोज में 1 सेकंड में ट्रांसफर हो गया। इस तरीके से आप टेक्स्ट टू कॉलम का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाते हैं होम टैब में। होम टैब में मैंने ये आपको टॉपिक छोड़ दिया था, फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में, यहाँ से समझ लेते हैं। इन सारे चीजों के बारे में एक ही बार में हम समझ जाएंगे। देखो, फाइंड का काम, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कोई भी चीज को फाइंड करना, फाइंड करता है। जैसे आपको यहाँ पे कोई भी नाम यहाँ पे फाइंड करना है, सिंपली यहाँ पे नाम लिखो। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ पूजा, नाम को मेरे को फाइंड करना, पूजा लिखोगे, फाइंड नेक्स्ट क्लिक करोगे, ये देखो पूजा पे कर्सर चला गया आपका। ठीक है, ये देख रहे हो, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे रिप्लेस करना है तो सिंपली रिप्लेस पे आ जाओ। अब जैसे पूजा की जगह पे मेरे को राम लिखना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिप्लेस में, चलो रिप्लेस में मैं यहाँ पे आरती लिखता हूँ, आरती हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे नहीं बल्कि रिप्लेस पे, या अगर आपके पास बहुत सारे डेटा है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लिक करते हैं रिप्लेस पे। तो ये देखो यहाँ पे आपका डेटा जो है, ये देखो आरती कुमारी यहाँ पे रिप्लेस हो गया। इस तरीके से आप अपने डेटा को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। चलो इसको यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। तो यहाँ पे आप फाइंड और रिप्लेस की मदद से डेटा को किस तरीके से फाइंड और रिप्लेस यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बार और डेटा को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ चलो, अभी यहाँ पे देखो फाइंड एंड रिप्लेस में आप गो टू मिल जाता है, गो टू पे क्लिक करोगे, ये आपको कुछ ऐसा टैब मिल जाता है, आपको क्राइटेरिया रेफरेंस देना है, और स्पेशल पे क्लिक करोगे तो ये सारे मिल जाते हैं। नोट्स है, कॉन्सेंट है, ब्लैंक है, एरीज है। चलो इसका मतलब मैं यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो फॉर्मूलाज पे क्लिक करोगे तो ये आपके सेल को सिलेक्ट करेगा, जिस भी सेल में फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे जिस भी सेल में हमारे पास फॉर्मूला लगा हुआ है, इन सारे सेल में हमारे पास फॉर्मूला लगा हुआ है, तो ये फॉर्मूला सेल को सिलेक्ट करके बता दिया। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग देखना है कि हमने किस किस सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पे मिल जाता है, गो टू कंडीशन फॉर्मेटिंग में क्लिक करोगे तो ये सेल आपका सिलेक्ट हो गया, मतलब इस सेल में आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है। आप फाइंड एंड सिलेक्ट की मदद से ये सारी चीजें देख सकते हो। तो यहाँ पे चलते हैं हम आगे। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे अब डाटा वैलिडेशन की, ड्रॉप डाउन लिस्ट की। चलो यहाँ पे मैं इस डेटा को छोटा कर लेता हूँ। आ जाते हैं डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद अब यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम के आप बगल में आप एक बार ध्यान से देखो, एक मिलता है ऑप्शन प्लेस फिल का मतलब। तो चलो इसका मतलब यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैं एक बार नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे नाम लिखेंगे राम कुमार। चलो इसको छोड़ो, यहाँ पे नाम क्यों लिखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम इनको कॉपी कर लेते हैं। सिंपली कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल बी से पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम को थोड़ा सा कैपिटल में लिख देते हैं अच्छे से। तो यहाँ से एक बार ये क्या आ गया, सेव। चलो यहाँ से मैं नाम लिख देता हूँ राम। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप एक जादू देखना, प्लेस फिल का मतलब, यहाँ पे मैंने एक डेमो में लिख दिया कि मेरे को इस राम कुमार में से सिर्फ और सिर्फ नाम निकाल के दिखा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे राम दिखाना है। वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट नाम आपको यहाँ पे दिखाना है, तो सिंपली जाओ प्लेस फिल पे, ये देखो आइडिया देख रहे हो, एक क्लिक में यहाँ पे
सारा नाम यहाँ पे अलग हो गया। यहाँ से भी अलग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेटा है, डेटा में अलग नहीं हो पाएगा फ्लैश फिल, ठीक है। तो फ्लैश फिल की मदद से यहाँ से आप फर्स्ट नाम या सेकंड नाम निकालना चाहो तो यहाँ पे निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारा, इसको डिलीट कर देते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ से मैं लिखता हूँ सिर्फ कुमार। तो ये सिर्फ डेटा को कॉपी करता है, आप लोग ध्यान रखना, ये यहाँ पे डेटा को सिर्फ कॉपी करता है। यहाँ पे ये देखो, ये टोटल हमारे पास यहाँ पे निकाल दिया। तो इस तरीके से आप फ्लैश फिल की मदद से इन सारे डेटा को आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अब यहाँ पे चलो अलग टैब के बारे में चलते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, डेटा टैब में आ जाते हैं। अब यहाँ पे डुप्लीकेट के बारे में समझें, किस तरीके से हम अपने डेटा को यहाँ पे डुप्लीकेट देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी डेटा यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है। चलो एक बार मैं ये 2-3 डेटा यहाँ पे डुप्लीकेट बना लेते हैं, ठीक है। चलो ये हमारे पास डेटा हो चुका है डुप्लीकेट। अब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको सारे सेल को सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे चले जाओ डुप्लीकेट पे। जैसे डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक सारा सेल यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं एक बार। तो ये पता नहीं माई हेडर, उसके बाद ओके। तो यहाँ पे ये देखो 2 डुप्लीकेट्स यहाँ पे दिखा रहा है, ये हमारा सेल सेलेक्ट नहीं हुआ था इस कारण से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप डुप्लीकेट फाइंड कर सकते हो, क्या हमारा जो पहला डेटा है वो कहीं दो बार 3 बार रिपीट तो नहीं हो गया। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट को यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। ओके चलो, ठीक है। तो ये देखो हम आपका डेटा यहाँ से 2 रिमूव हो गया। यहाँ पे मैंने तीसरे सेल को सिलेक्ट नहीं कर रखा था, इसलिए हमारा जो डेटा है यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लियर ऑल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। इस तरीके से आप डेटा टैब की मदद से डुप्लीकेट यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। वे यहाँ पे चलते हैं डाटा वैलिडेशन के। डाटा वैलिडेशन में बहुत सारे फीचर्स आपको बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। चलो इसके बारे में जानते हैं आपको, ठीक है। डाटा वैलिडेशन में यहाँ पे हम एक चीज बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो जैसे यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। बनाते नहीं है, इस सेल को कंप्लीटली यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और जाते हैं डाटा वैलिडेशन में, ठीक है। और यहाँ से एनी वैल्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आएंगे, आपको लिस्ट में आ जाना है, और यहाँ पे सोर्स में लिखना है पास एंड कोमा में फेल। अब देखो ओके करते हैं एक बार, जादू देखो आप लोग, ठीक है। तो ये क्या बना, देखो यहाँ पे हर जगह आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, यहाँ से आप फिल कर सकते हो पास एंड फेल। यहाँ पे सिर्फ पास एंड फेल फेल यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो ये आपके सामने यहाँ पे फुल हुए मिल जाते हैं, पहले से ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाता है, जिसकी मदद से आप यहाँ पे काम को अपने आसानी से ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में। आ जाओ डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पे मैं पहले आपको सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद डाटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन में आ जाते हैं। उसके बाद से वैल्यू में लेते हैं होल नंबर, ठीक है। होल नंबर लेने के बाद यहाँ पे मिनिमम हमारा कितना होना चाहिए नंबर, तो मिनिमम 10 होना चाहिए, और मैक्सिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए बताओ, मैक्सिमम 15 तक होना चाहिए। चलो ये रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे इग्नोर ब्लैक के भी बंद कर देंगे। इनपुट मैसेज में आते हैं, और यहाँ पे मैं टाइटल में लिखता हूँ फिल फिल दिस ब्लैंक, ये लिख लेते हैं। और उसके बाद इनपुट इनपुट मैसेज में लिखते हैं प्लीज ट्राई प्लीज ट्राई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लीज ट्राई, ठीक है। उसके बाद से अलर्ट मैसेज में आप कोई भी चीज लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एरर मैसेज देना चाहो, किस चीज के लिए आपका एरर मैसेज था दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद ओके क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जैसे ही आप नंबर फिल करके इंटर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ये देखो, ये आपका बोल रहा है कि आपका वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे तो ये आपका रिक्वेस्ट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो फिर से क्लिक करो, इंटर क्लिक करो, तो ये देखो आपका जो है वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। जो आपने डाला था कि हमको मिनिमम 10 नंबर होना चाहिए होल में, और मैक्सिमम 15 के बीच होना चाहिए, दोनों के बीच में होना चाहिए। अगर दोनों ज्यादा या कम होता है तो वहां पे आप एक एरर मैसेज शो कराओ, आप एरर मैसेज यहाँ पे शो क्रिएट करा सकते हो। तो यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे एरर मैसेज भी क्रिएट करा सकते हो। तो यहाँ पे एक बार क्लियर ऑल कर लेते हैं डेटा टाइप में।
तो डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन की मदद से आप यहाँ पे सर्कल भी लगा सकते हो। देखो कहीं भी, कहीं जैसे इसमें सर्कल लगाना है, सिंपली क्लिक करो, सर्कल इनवैलिड लिखो, क्लियर और इनवैलिड, तो यहाँ पे इनवैलिड नहीं है इसलिए सर्कल नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजों को कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे जैसे नीचे आ रहे हैं, जैसे नीचे 110 से 11 टाइप करना है, तो यहाँ पे ये जो हमारा हेडर है, ये देखो हेडर ऊपर चला गया। तब हेडर को कैसे फ्रीज करना है यहाँ पे, तो हेडर को फ्रीज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे, पहले हेडर को आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिव्यू टैब में आ जाना, रिव्यू टैब में शायद से हेडर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। व्यू टैब में आपको मिल जाएगा हेडर, यहाँ पे ये देखो फ्रीज पेन्स का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे फ्रीज पेन्स पे क्लिक करो, तो ये आपके सामने क्या फ्रीज हो रहा, ये स्टूडेंट डेटा फ्रीज हो गया। इसको फ्रीज नहीं करना भैया, हमको यहाँ पे जो हमारा हेडिंग है यार उसको फ्रीज करना ना, तो ये फ्रीज मत होना, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे टॉप रोज फर्स्ट कॉलम, और यहाँ से अनफ्रीज का ऑप्शन आ रहा है, जो अनफ्रीज एक बार कर लेते हैं। तो टॉप रोज और फर्स्ट कॉलम का ही ऑप्शन है यहाँ पे, आप देखो तो ये आपका टॉप रोज ही बार बार फ्रीज होगा, ठीक है। तो टॉप रोज ही फ्रीज हो सकता है, मैं इसको एक बार डिलीट करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें ऑप्शन बस वही आ रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं ये बताओ। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, आप व्यू टैब में आएंगे और यहाँ पे फ्रीज पैन्स में टॉप फ्रीज टॉप रो का ऑप्शन है, एक है फ्रीज टॉप फर्स्ट, तो ये आपका फ्रीज हो जाएगा, नहीं तो ये फ्रीज होगा। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँ फिर से, या तो आपका ये वाला डेटा फ्रीज हो सकता है, नहीं तो ये टॉप वाला टॉप टॉप रोज हो सकता है, नहीं तो टॉप कॉलम होगा। तो यहाँ पे चलो एक बार मैं फ्रीज करके दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रीज फ्रीज पे क्लिक कर लेंगे, फ्रीज टॉप रोज, अब ये देखो फ्रीज हो चुका है। अब देखो नीचे आओगे तो डेटा आपका हटेगा नहीं, तो कुछ इस तरीके से आप फ्रीज कर सकते हो अपने डेटा को। तो यहाँ पे अनफ्रीज करना है, सिंपली अनफ्रीज पे क्लिक करो, डेटा आपका अनफ्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, यहाँ पे ग्रुप अनग्रुप, यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे चलो होम टैब में आ जाते हैं और यहाँ से प्रोटेक्ट का ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, प्रोटेक्ट का ऑप्शन होना चाहिए, सिलेक्शन पेन, ये सारी चीज डेटा वैलिडेशन के बारे में समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, तो डबल क्लिक करने पे यहाँ पे भी आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, बेसिक पे क्लिक करोगे जैसे, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे टैब कलर पहचानने के लिए, तो यहाँ पे देखो प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो चलो बताते हैं प्रोटेक्ट सीट का मतलब क्या है। यहाँ पे आप डेटा रिव्यू टैब में भी आओगे तो एक प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पे सिंपली आप अपने जो भी डेटा बनाओगे अपने सीट में, इस सीट को कंप्लीटली लॉक कर सकते हो। कहीं भी आप शेयर करोगे तो आपके बिना पासवर्ड के वो बंदा आपके सीट को नहीं खोल सकता, या खोल सकता है लेकिन कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर था वो, बिना आपकी परमिशन के। यहाँ पे देखो प्रोटेक्ट सीट के ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। क्या क्या आपको लॉक करना है, सिंपली यहाँ पे फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट, ये सारे पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपको जो जो चीज लॉक कराना है इस पे क्लिक करो, और यहाँ पे पासवर्ड डाल लो, और ओके प्रेस करोगे तो एक और बार पासवर्ड मांगेगा आपसे, फिर ओके प्रेस कर देना। तो ये देखो आपका कई सारे चीज आपका यहाँ पे देखो इंसर्ट डिलीट, ये सारे चीज यहाँ पे लॉक हो गया। मैं जब भी एडिट करूंगा तो ये आपके सामने एडिट होगा ही नहीं विदाउट पासवर्ड का। तो व्यू टैब में आएंगे, यहाँ से रिव्यू टैब में, और अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करके, और यहाँ से पासवर्ड डालेंगे अपना, ओके करेंगे, तभी ये सारा यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये सारा यहाँ पे ऑप्शन ऑन हो चुका है। इस तरीके से आप अपने सीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ग्रुप एंड अनग्रुप के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं डेटा टैब में, डेटा टैब में ही आपको मिल जाता है ग्रुप एंड अनग्रुप का, ठीक है। जैसे किसी भी हेडर को रोज को यहाँ पे ग्रुप करना है, तो यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं और ग्रुप पे एक बार क्लिक करते हैं, और यहाँ पे रोज है तो रोज पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखो हमारा यहाँ पे डेटा जो है अनग्रुप ग्रुप हो चुका है। ये देख लो दोनों हेडर गायब हो गया, ए और बी को हमने ग्रुप किया था एक बार। चलो एक बार मैं फिर से क्लिक कर लेता हूँ, हटाते हैं ग्रुप को एक बार, यहाँ पे ऑटो आउटलाइन, तो यहाँ पे एक बार ग्रुप पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करके देखते हैं।
तो यहाँ पे ये ग्रुप हो गया, देखो हाँ, ये हमने यहाँ पे रोज को किया था तो ये कंप्लीटली यहाँ पे चल गया। देखो यहाँ पे जैसे आपको इस साइड डेटा इंटर करना है, इस साइड अब आराम से डेटा को हाइड करके आप यहाँ पे डेटा क्रिएट कर सकते हो एक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे आपने यहाँ पे हाइड किया तो यहाँ पे दिखाना चाहो तो प्लस पे क्लिक करोगे तो ये डेटा आ जाएगा, माइनस पे क्लिक करोगे तो डेटा हाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपने कितने कॉलम यहाँ पे हाइड किए हो ये भी दिखाता है। और जब भी हाइड करोगे तो हाइड पे आपका के डेटा डिलीट नहीं होते बल्कि वहीं पे रहते हैं, हाइड बस हुए रहता है। तो दोस्तों हमारा ग्रुप एंड अनग्रुप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे चलते हैं होम टैब में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब सीखने वाले हैं लुकअप फंक्शन के बारे में। जैसे मान लो आपको मैनेजर ने बोला कि जैसे हमें आपको यहाँ पे मैनेजर ने सिर्फ आपको रोल नंबर दिया, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर आपको यहाँ पे दिया, रोल नंबर आपको रेंडम आपको 105 दे दिया, ठीक है। अब मैनेजर ने बोला कि 105 रोल नंबर का नाम बताओ, तो आप नाम कैसे बताओगे इतने सारे डेटा में? तो इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला है वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप के बारे में आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन का इस्तेमाल करने वाला है वी लुकअप, तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप, ठीक है। तो यहाँ पे वी लुकअप आ जाएगा, इस पे बस कर लेना है सिलेक्ट। अब यहाँ से देखो वी लुकअप में यहाँ पे सारे चीज आ जाएंगे जितने ये वी लुकअप मांग रहा है। तो सबसे पहले आपके पास लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लो, फिर कोमा दबाओ। उसके बाद से मांग रहा है टेबल एरे, तो ये आप कंप्लीटली टेबल एरे को यहाँ पे लुकअप फंक्शन को दे दो, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ से इस टेबल एरे को शिफ्ट की मदद से यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट ऐसे यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे डेटा हो चुका है सिलेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोमा डाल देते हैं। उसके बाद से ये मांगता है कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे वी लुकअप में आपको जिस भी कॉलम से डेटा लेना है उस कॉलम का नंबर देना है। जैसे आप एक चीज का ध्यान, जैसे हमने यहाँ पे रोल नंबर मांगा है वी लुकअप से, यहाँ पे वी लुकअप को रोल नंबर देके यहाँ पे हमें नाम मैनेजर ने मांगा है। यहाँ पे जो भी यहाँ तक आप दे सकते हैं, ठीक है। वी लुकअप हमेशा राइट साइड काम करता है, ठीक है। लेफ्ट साइड के डेटा को लेकर ये राइट साइड निकाल के देता है, ठीक है। अगर आप राइट साइड के डेटा को लेकर और यहाँ पे लेफ्ट साइड निकालोगे तो ये एरर शो करेगा, इसलिए हमेशा लेफ्ट साइड के डेटा को निकालना है तो ये ऑटोमेटिकली राइट साइड के डेटा को निकालता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली लिखना है 2, फिर कोमा प्रेस करना है, ये आ जाएगा। आपको एग्जैक्ट मैच पे क्लिक कर देना और यहाँ से क्लोज करके इंटर प्रेस करना है। तो 105 पे ये देखो 105 पे यहाँ पे काजल कुमारी है, ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे कोई भी जैसे पास मार्क चाहिए तो यहाँ पे जो भी कॉलम इंडेक्स नंबर है उसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे डालो, देखो टोटल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पास फेल जो भी ग्रेड आपको चेक करना है, इस तरीके से वी लुकअप का इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अब अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी वी लुकअप में एरर आ गया, जैसे हमने यहाँ पे 105 है, ठीक है, रोल नंबर। तो यहाँ पे नीचे क्यों हो गया, चलो यहाँ पे रोल नंबर नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार F2 में प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये रोल नंबर में मैंने कुछ भी चेंज कर दिया, ठीक है। ये देखो मैंने डरसिप डाल दिया, तो यहाँ पे देखो एरर दिखा रहा है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास बहुत ज्यादा लेंदी डेटा है, उसमें अगर एरर शो करेगा तो ये हमें का बिल्कुल डेटा नहीं लगेगा। इस एरर को खत्म करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था इफ एरर के बारे में, तो यहाँ पे भी हम लोग इफ एरर का इस्तेमाल करके वी लुकअप के साथ में करेंगे इस्तेमाल, और इस एरर को नहीं शो होने देना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, इफ एरर का। जस्ट आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल+C से कॉपी कर लेना, इसको जैसे का तैसे रहने देना। उसके बाद इक्वल प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है इफ एरर, तो ये डबल क्लिक कर लेना, ठीक है। और जस्ट यहाँ से पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ से अब भी लुकअप लगा के और जो भी आपने डाल रखा है फंक्शन, इसको जस्ट जस्ट का तैसे चेंज, इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। और यहाँ पे कोमा देना है, ठीक है, पोस्ट बनने करने के बाद। और यहाँ पे जो भी आपको एरर शो कराना है वो आपको लिखना है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे
डेटा एरर, ठीक है। और डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको हमेशा इसको बंद करना है, ठीक है। यहाँ पे डबल कोमा देते हैं, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे करेक्शन यस, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमारे पास डेटा एरर हो चुका है, जैसे यहाँ पे डेटा एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा है। जैसे ही हम इसमें रोल नंबर सुधारेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, ये देखो दोनों जगह रोल नंबर आ जाएगा। अगर कहीं भी गलती से मान लो फिर से एरर हो गया, तो यहाँ पे ये दिखाएगा एनए दिखा रहा है, बट इसमें दिखाएगा आपका डेटा एरर है। तो इस तरीके से अगर आप एरर ना छोड़ के यहाँ पे डेटा डेटा एरर शो कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो इफ एरर का, इफ एरर। और यहाँ पे इफ एरर लिख देते हैं, उसके बाद प्लस में लिखते हैं वी लुकअप, ठीक है। इन दोनों का इस्तेमाल करके आप एरर इस तरीके से शो करा सकते हो। अब बढ़ते हैं अगला फंक्शन के बारे में, जो हमारा है नया है, यहाँ पे एक्स लुकअप है, ये बिल्कुल नया है। तो चलिए इसके बारे में भी सीखते हैं। यहाँ पे सेम हम वही चीज निकालने वाले एक्स लुकअप की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे डालते हैं, पहले एक्स लुकअप लिखते हैं, एक्स लुकअप, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स लुकअप आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी पहले लुकअप वैल्यू मांगता है, तो पहले लुकअप वैल्यू दे देते हैं, उसके बाद से कोमा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो लुकअप एरे मांगता है ये, और रिटर्न एरे आपसे मांगता है। जैसे वी लुकअप आपको कंप्लीटली टेबल एरे मांग रहा था, लेकिन ये टेबल एरे इसको कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल भी नया है, इसलिए आपको टेबल एरे नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो सिंपली मैं इस टेबल एरे में जैसे ये जो भी हमारा लुकअप वैल्यू, जैसे रोल नंबर है हमारा, तो यहाँ से मैं इसको रोल नंबर पहले प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद से कोमा देते हैं। अब यहाँ पे रिटर्न एरे, रिटर्न एरे जिस भी सेल में आपको रिटर्न चाहिए, जैसे टोटल मार्क्स हमें चाहिए, तो सिंपली यहाँ से टोटल मार्क्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद से कोमा, उसके बाद से इफ नॉट फाउंड बता रहा है। यहाँ पे जैसे ही इफ नॉट फाउंड मतलब अगर डेटा कहीं अगर गलती हो आपका, तो वहाँ पे क्या लिखना है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखो डेटा एरर, ठीक है। यहाँ पे भी शो करना है डेटा एरर, फिर कोमा, फिर एग्जैक्ट मैच चाहिए तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 कर लो। फिर कोमा में एक और आपको मिलता है, यहाँ पे सर्च फर्स्ट टू लास्ट, किस तरीके से आपको यहाँ पे एक्स लुकअप से सर्च कराना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टू लास्ट यहाँ पे कर लो, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे कोमा दबाओगे तो एक और मिल जाएगा सर्च मॉडल, ठीक है। सर्च मॉडल चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे देखो ये भी एरर आ रहा है यहाँ पे, तो एरर यहाँ पे क्यों, एरर तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। एक बार चलो, एक बार मैं इस डेटा को एक बार सही करूँ, एरर तो इसके पास नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे A51 तक हम मैं इसको 51 कर ले रहा हूँ, ठीक है। और इसको हमने थोड़ा सा ही सिलेक्ट कर लिया था, तो इसको भी एक बार 51 कर लेते हैं, उसके बाद क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ठीक है। आपको कंप्लीटली यहाँ पे टेबल एरे प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका 265 मार्क्स आ चुका है। अब जैसे ही मैं इसको किसी भी डेटा में एरर दिखाऊंगा, तो ये देखो इसमें भी आपको डेटा एरर दिखाएगा। तो एक्स लुकअप और वी लुकअप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों में अंतर क्या है। जैसे वी लुकअप आपका पुराना है, और यहाँ पे एरर शो कराने के लिए हमें अलग से इफ एरर का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जबकि आपके आपका जो एक्स लुकअप है, एक्स लुकअप में आप सबसे एक ही साथ डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग जैसे टेबल एरे, जो सॉरी टेबल एरे नहीं, जैसे इसमें लुकअप एरे मांगता है, तो जो भी आपका लुकअप एरे है, लुकअप एरे भी देना है, और रिटर्न एरे यहाँ पे दोनों आपको देना है। यहाँ पे कंप्लीटली टेबल एरे नहीं देना है। तो ये आपके पास दोनों में अंतर है। और वी लुकअप आपका पुराना है, और एक्स लुकअप नए डेटा के लिए डिजाइन किया गया, तो आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले, इंडेक्स। यहाँ पे आपने बहुत बार नाम सुना होगा, इंडेक्स प्लस में मैच फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले। इंडेक्स प्लस मैच की मदद से क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे नेम और रोल नंबर इसी तरीके से निकालना है, तो यहाँ पे इंडेक्स और प्लस मैच क्या करेगा, यहाँ पे क्रॉस चेक करता है, ठीक है। पहले ये नेम को चेक करेगा, फिर रोल नंबर पे जाएगा। तो ये आपका इंडेक्स प्लस क्रॉस चेक करके आपके डेटा को निकालता है। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, उसके बाद यहाँ पे लिखना है इंडेक्स,
और यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद से आपको एरे देना है, ठीक है। तो एरे में आपको ये जो कॉलम है ये आपको यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देना है। चलो मैं इसको शिफ्ट की मदद से एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ कंप्लीट डेटा को, नहीं तो अगर कंप्लीट डेटा नहीं सेलेक्ट करेंगे फिर डेटा में एरर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद से आपको कोमा देके यहाँ पे सिंपली लिखना है मैच, ठीक है। मैच लिखेंगे, ये मैच आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू देना है। आपका लुकअप वैल्यू क्या है, हमारे पास ये लुकअप वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ से लुकअप एरे भी एक बार आपको प्रोवाइड करना है। तो ये हमारे पास सिंपली लुकअप एरे है, यहाँ पे नीचे तक 150 तक। तो हमारा ये लुकअप एरे है यहाँ पे। चलो यहाँ पे लुकअप एरे भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको मैच टाइप में दिखा देना है। तो मैच टाइप में आपको एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद से पोस्ट को बंद करके और यहाँ से इंटर प्रेस करना। तो यहाँ पे डबल क्लोज करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आपका फिर से इन्हें दिखा रहा है, इन्हें का मतलब आपका वैल्यू इरर है यहाँ पे। चलो मैं इस वैल्यू को एक बार चेंज करता हूँ। तो एक बार मैं इस वैल्यू को चेंज करके सही कर देता हूँ। ये देखो आपके पास यहाँ पे नेम आ जाएगा, और यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले की मदद से आप इस तरीके से जो है वी लुकअप, एक्स लुकअप और इंडेक्स प्लस मैच के ये आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे चलते हैं पिवट टेबल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो है असली खेल शुरू होगा डैशबोर्ड बनाने के लिए। तो पहले यहाँ पे पिवट टेबल को सीखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे पिवट टेबल में इंसर्ट टैब में चले जाते हैं, और यहाँ से इस्तेमाल करने वाले हैं पिवट टेबल के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज आप लोग करना, ए पे लाना और कंट्रोल टी दबा के इसको जो भी हेडर है और जो भी सिलेक्ट है यहाँ पे ओके कर लेना, ठीक है। तो ये डेटा आपका कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका टेबल एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टेबल डिजाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे इंसर्ट और यहाँ पे ये टेबल टू ऑटोमेटिक ले लिया। तो यहाँ पे चलो यहाँ पे एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेबल एरे डिजाइन करने के लिए बताया था, एक बार और बता देता हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही कंट्रोल प्लस टी करके टेबल डिजाइन वाले बटन पे आओगे तो ये आपके सामने सारा चीज ऑटोमेटिक आपके सामने, ये देखो शॉर्ट फिल्टर लग जाएगा और यहाँ पे फिल्टर भी लग जाएगा। तो आप अपने डेटा के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट फिल्टरिंग सारा चीज यहाँ पे कर सकते हो। जैसे फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे ये सारा लास्ट कॉलम सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। टोटल रोज यहाँ पे आपको निकाल के देता है, ठीक है। तो वो हमको यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको टोटल एक तरीके से टेबल डिजाइन जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखो डुप्लीकेट मिल जाते हैं, और यहाँ पे समराइज विद पिवट टेबल पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहीं से आपका डेटा भी ये सिलेक्ट कर लेगा और यहीं से वर्कशीट पे भी चले जाएंगे, ठीक है। तो आप टेबल डिजाइन की मदद से यहाँ तक जा सकते हो। तो यहाँ से हमें एक बार नहीं करना, ठीक है। मैं इसको एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इंसर्ट टैब में, ठीक है। आपको यहाँ पे शुरू से बताते हैं पिवट टेबल ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे इंसर्ट टैब में आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा रिकमेंड पिवट टेबल और एक मिलेगा पिवट टेबल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप क्लिक करना रिकमेंड पिवट टेबल पर, तो ये ऑटोमेटिक आपको रिकमेंड करेगा, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अन्यथा आप पिवट टेबल पे चले जाओ। तो ये ऑटोमेटिक आपका जो डेटा है ये सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब आपको जो है नए सीट पे यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आपको डेटा कहाँ चाहिए, न्यू सीट पे चाहिए या एग्जिटिंग वर्कशीट पे चाहिए, इसी वर्कशीट पे चाहिए या नए वर्कशीट पे चाहिए। तो अगर आप इसी वर्क लेना चाहते हो तो यहाँ पे लोकेशन दे दो, नहीं तो ओके क्लिक करो। तो ये आपके सामने नया एक टेबल एरे, नया सीट यहाँ पे खुल के आ जाएगा। देखो सीट 1 नीचे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये आपके सामने नया टेबल जो है, नया टेबल चैट, सॉरी यहाँ पे नेबल नया जो है चैट आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। तो चलो जी, अब यहाँ से पिवट टेबल का ये फील्ड ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ही यहाँ से आप क्लोज करोगे तो ये देखो क्लोज हो गया पिवट टेबल। अगर फिर से आपको यहाँ पे पिवट टेबल को ओपन करना है तो ये जो आपका पिवट टेबल थ्री यहाँ पे दिख रहा है, इस पे कहीं पे भी आपको क्लिक करोगे तो ये आपका पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन करके टैब खुल जाएगा। सिंपली इस पे क्लिक करो, ये आपको डिजाइन टैब भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं डेटा पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। चलो यहाँ से हमने ये फील्ड लिस्ट को क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे।
शो में, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब जैसे यहाँ पे मेरे को सबसे पहला जो शो कराना है, यहाँ पे नेम शो कराते हैं और यहाँ पे टोटल मार्क्स, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये देखो इस तरीके से आपका जो है टेबल कुछ यहाँ पे डिजाइन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारे नाम आ जाएंगे और सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, इन सारे स्टूडेंट के मार्क्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रांड टोटल भी दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो ग्रांड टोटल की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि टोटल मार्क्स का ग्रांड टोटल करेंगे क्या। इसको डिलीट करने के लिए रिमूव ग्रांड टोटल पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है ग्रांड टोटल यहाँ पे रिमूव हो गया। अब यहाँ पे अपने डेटा में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से पिवट टेबल को यहाँ पे कर सकते हो डिजाइन। आप यहाँ पे देख सकते हो पिवट टेबल में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं सिलेक्ट करने के लिए, और यहाँ से ओके करते हैं। यहाँ पे लेबल फिल्टर मिल जाता है, यहीं से A to Z, J to H, यहाँ से शॉर्ट फिल्टर, सारी चीजें यहाँ पे आप पिवट टेबल में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मार्क्स हो गया स्टूडेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और हम यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे टोटल मार्क्स और नेम यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे रोल लेवल ये डेटा दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे यहाँ पे ये मोर टेबल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप जैसे यहाँ पे फिल्टर में यहाँ पे हम करते हैं ड्रॉ। फिल्टर में यहाँ पे क्या चीज ड्रॉ करें ताकि फिल्टर निकले, यहाँ पे रिमार्क्स, यहाँ पे रिमार्क्स को हम लोग ले जाते हैं फिल्टर में, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे एक जादू देखना है, जैसे यहाँ पे भी ऑल पे है, जैसे मेरे को अगर फेल, जैसे मेरे को सिर्फ 5 स्टूडेंट का डेटा देखना है, तो ओके क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास 5 स्टूडेंट का टोटल आ जाएगा। ये फिर से ग्रांड टोटल आ गया, इसको एक बार रिमूव ग्रांड टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है रिमूव। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पास एंड फेल भी दिखा रहा है। अब जैसे यहाँ पे और इफ और को भी यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो फिल्टर हमने ऐड कर लिए। अब यहाँ पे देखो जैसे ऑल दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं एक्सीलेंट बच्चा कौन कौन सा है, तो यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल एक्सीलेंट बच्चा दिख जाएंगे कि जो कि यहाँ पे एक्सीलेंट है। यहाँ पे फेल अगर छात्र देखना चाहो तो फेल देख सकते हो, और कितने बच्चों का एक्सीलेंट आया है। इसी तरीके से फिल्टर में आप ग्रेड को भी ला सकते हो। यहाँ पे मैं ग्रेड को भी फिल्टर में रख लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ए ग्रेड के छात्र को देखना चाहते हो, कितने ए ग्रेड छात्र हैं और यहाँ पे कितने एक्सीलेंट है और कितने उसमें फेल हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे पास के लिए ओके कर लेते हैं एक बार, ठीक है, और यहाँ पे भी ओके कर लेते हैं नॉट सिलेक्टेड एनी, ठीक है। यहाँ से मैं एक बार इसको यहाँ पे रिमूव कर लूँ, तो यहाँ से सिलेक्ट आइटम में ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम एक बार ऑल सिलेक्ट आइटम में ऑल कर लेते हैं, ठीक है, ओके कर लेते हैं। और ए ग्रेड वाले हमारे पास छात्र बहुत कम है, तो यहाँ पे भी हम ऑल कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ओके कर लेते हैं। तो हमारे पास ये सारे स्टूडेंट का डेटा आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास तीन तीन फिल्टर ऐड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आप अगर टेबल डिजाइन करना चाहो तो ये आप यहाँ से कलर लगा सकते हो टेबल में। चलो यहाँ से हम एक बार टेबल डिजाइन कर देते हैं, तो ये हमने टेबल डिजाइन कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सारे डेटा है। अब यहाँ पे चलो चैट यहाँ पे ऐड करना सिखाते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टैब में आ जाते हैं और यहाँ पे चार्ट्स ऐड करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे रिकमेंड चैट पे आओगे तो ये आपको खुद बाई खुद चैट दिखाएगा, यहाँ पे सारे चैट मिल जाएंगे। जैसे पाई चार्ट, तो यहाँ पे पाई चार्ट पे क्लिक कर लेते हैं एक बार, पाई चार्ट, हाँ पाई चार्ट सही होगा, तो यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पाई चार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई चार्ट को एक बार मैं एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार इस तरीके से। चलो यहाँ पे एक रो को छोड़ के यहाँ पे, चलो इसी में एक बार एडजस्ट कर लेते हैं पाई चार्ट को। तो यहाँ पे हमारे पास पाई चार्ट ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये इसमें कलर भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये वाला यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेम से देखना चाहो तो नेम से देख सकते हो, या फिर सारे आपको नेम मिल जाते हैं, ठीक है। जितने भी बच्चों के छात्र के नेम है देखना चाहो तो आप नेम भी देख सकते हो। तो यहाँ से एक बार ओके कर लेते हैं, ठीक है। और एक बार हम लोग यहाँ पे रो लेवल जो हमारा डेटा है उसको एक बार हम यहाँ पे रोल नंबर कर देते हैं। यहाँ पे रोल नंबर, और रोल नंबर को लाते हैं रोज में, और यहाँ पे इसको नेम को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर से यहाँ पे डेटा दिखेगा। एक बार हम इस जो है यहाँ पे कहाँ गया, वैल्यू में, वैल्यू नहीं, रोल नंबर पे यहाँ से वैल्यू से यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस चैट को हम एक बार थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये देख सकते हो, इस तरीके से हम यहाँ पे इस चैट को भी रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल स्टूडेंट दिख जाएंगे, सबका रोल नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। जो भी आपको रोल नंबर देखना है स्टूडेंट का, जैसे 102 103 छात्र का देखना है, तो यहाँ से आप डेटा में देखोगे, जैसे यहाँ पे भी चेंज करोगे तो आपको यहाँ पे भी चेंज होते हुए मिल जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे स्लाइसर ऐड करना है, तो यहाँ पे पिवट टेबल डिजाइन में आओ और यहाँ पे स्लाइसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइसर, यहाँ पे चूंकि स्लाइसर यहाँ पे ऐड करना, देखो नेम पे ये सब चीज पे स्लाइसर ऐड नहीं होगा। यहाँ पे होगा एक एवरेज पे होगा, एवरेज पे भी नहीं होगा क्योंकि एवरेज में हमने मार्क्स निकाला है। यहाँ पे रिमार्क्स पे निकलेगा, एंड इफ पे, और यहाँ पे ग्रेड पे निकलेगा। यहाँ पे तीन चीजों पे हमारे पास स्लाइडर, यहाँ पे जो है स्लाइसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमार्क में हमारे पास शायद से दशमलव अंक था, तो एक बार फिर से डिलीट कर देते हैं। चलो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो रिमार्क था इसमें हमारे पास जो है, यहाँ पे डिजाइन फॉर्मेट में एक बार मैं पाई चैट को एक बार डिजाइन दे दूं। चलो, डिजाइन तो है यार, चलो यहाँ पे स्लाइसर एक बार ऐड करते हैं। और यहाँ पे स्लाइसर में रिमार्क लेंगे, नहीं रिमार्क नहीं, रिमार्क हमने पहले भी लिया था तो वहाँ पे अंक था। ओके करेंगे तो ये हमारे पास तीन स्लाइसर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तीनों स्लाइसर को एक बार एडजस्ट कर लेते हैं और आपको एक बार स्लाइसर की जादू दिखाते हैं, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे मैं ये स्लाइसर इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, और इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे भी ये भी स्लाइसर हमारा एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बार इस स्लाइसर को भी एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा तीनों स्लाइसर ऐड हो गया। अब यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास एक्सीलेंट बच्चा कितना है ये देखना है, तो जस्ट इस पे क्लिक करोगे हमारे पास एक्सीलेंट बच्चा आ जाएगा। जैसे ग्रेड में हमें ए ग्रेड वाले छात्र को देखना है, तो ए ग्रेड वाले छात्र आपको इतने दिख जाएंगे। जैसे डी ग्रेड वाले फेल देखना है, फेल देख सकते हो। यहाँ पे भी फेल देखना चाहो, पास स्टूडेंट देखना चाहो, तो यहाँ पे भी आपको फेल एंड पास स्टूडेंट तो दिखते हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपका सारा डेटा लगभग में यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे डबल क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सब पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैं बारी बारी से यहाँ पे सबको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास सारे स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे देखो आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे स्लाइसर भी ऐड कर सकते हो। देखो पिवट टेबल हमारा गायब, यहाँ पे गायब हो गया। तो एक बार हम स्लाइसर में भी कलर का डिजाइन दे दें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं स्लाइसर को भी डिजाइन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ ताकि स्लाइसर देखने में हमारा अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे स्लाइसर भी डिजाइन कर दिया। अब देखो, जैसे फेल स्टूडेंट का देखना तो फेल का यहाँ पे डेटा दिखाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास पिवट टेबल का डिजाइन आ जाएगा, और यहाँ से कई सारे फील्ड एरिया में करके आप देख सकते हो। जैसे सॉर्ट बाई ए टू जेड यहाँ पे करना चाहो तो ए टू जेड भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं इस डेटा को, जैसे था सॉर्ट इन डेटा ऑर्डर्स में, तो ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट डेटा में हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्लाइसर को ऐड कर सकते हैं। चलो, यहाँ पे रोज में यहाँ पे एक बार इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डेटा आ गया। यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट डेटा एनालाइज, यहाँ पे एनालाइज लिख लेते हैं, ठीक है, एनालिसिस, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं होम टैब में आके। और यहाँ से ऑप्शन हमारा चला क्यों जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे सबको यहाँ पे सेलेक्ट करके मर्ज इन सेंटर, और उसके बाद से बोल्ड कर लेते हैं, और यहाँ पे टैली करके अपने टेबल को एक बार डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कुछ टेबल इस तरीके से डिजाइन हो गया। एक बार पिवट टेबल में आ जाते हैं, और पिवट टेबल के डिजाइन टैब में चले जाते हैं। एक बार पिवट टेबल के डिजाइन टैब को भी थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन कर देते हैं, और इसको भी एक बार डिजाइन कर देते हैं। चलो चलो, यहीं रहने देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड हमारा डिजाइन हो चुका है। अगर और भी यहाँ पे
यहाँ पे आपको डिजाइन करना है तो यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं इस डेटा को अगर कॉपी करना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इस डेटा को। लेकिन यहाँ पे आप डेटा कॉपी करोगे तो जस्ट यहाँ पे कॉपी होता है। तो चलो मैं इसको एक बार नो कलर कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक नीचे में ऑप्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ से एक नीचे में ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करके और फिर पेज ब्रेक प्रीव्यू आप इस तरीके से कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे पेज ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेज ब्रेक पे लागू नहीं हो रहा डेटा, पता नहीं क्यों। एक बार हम लोग पेज ब्रेक, इसको भी एक बार ब्रेक करते हैं। चलो चलो यहाँ पे नॉर्मल व्यू पे ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है पेज ब्रेक भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। एक बार नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं, क्योंकि हमने अगर पहले करना चाहे तो ये हमें पहले करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब हम अब कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे चूंकि पिवट टेबल ऐड होने के कारण ये हमारे पास जो है ऐड नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कर लेते हैं जैसे डेटा था हमारे पास। चलो फिर से यार छोटा, फिर से छोटा हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डैशबोर्ड बना लिया पिवट टेबल का। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें स्टूडेंट डेटा में और आप क्या क्या है, क्या ही दर्शाना चाहो। अगर आपको स्टूडेंट डेटा में और भी कुछ यहाँ पे दर्शाना है तो यहाँ पे पिवट चैट पे क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से आपको लाइन चैट को दर्शाना है तो ओके कर लो। तो यहाँ पे लाइन चैट को भी आप यहाँ पे दर्शा सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास लाइन चैट जाती हुई दिख जाएगी, जिसमें आपको दिख जाएगा कितने स्टूडेंट का क्या डेटा रो है, तो ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। अगर यहाँ से और कुछ फिल्टर या और कुछ अगर आप ऐड करना चाहो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इंसर्ट टैब में आके और यहाँ से कोई और भी आप शेप या आइकन ऐड करना चाहो, चलो यहाँ से एक शेप ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे शेप ऐड है, ऐड ऐड कर लिया हम लोगों ने। और यहाँ से राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा यहाँ पे असाइन माइक्रो का, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप ऑप्शन ऐड करके यहाँ से लिंक यहाँ पे क्लिक करना चाहो, जिस भी पेज का यहाँ पे लिंक देना चाहते हो, यहाँ से सारे फाइल टैब खुल जाएंगे। तो यहाँ यहाँ पे आप स्टूडेंट डेटा का लिंक देना चाहो, ओके करते हैं। तो ये आपके सामने ये एक लिंक लिंक पेज भी बन जाएगा। देखो जैसे ही क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा रिपोर्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिंक भी दे सकते हो। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे डैशबोर्ड डिजाइन करना सीखा। अब यहाँ पे चलो आगे एआई के बारे में सीखते हैं, किस तरीके से हम इसमें एआई का इस्तेमाल करके अपने डैशबोर्ड को और भी ज़्यादा डिजाइन अच्छे से करेंगे। पे हमने डैशबोर्ड नॉर्मली यहाँ पे अभी नॉर्मल डैशबोर्ड हमने डिजाइन किया है। अब यहाँ पे चलो चलते हैं, पहले एआई के बारे में सीख लेते हैं और फ्री वेब वर्जन कैसे इस्तेमाल करना है ये जान लेते हैं। उसके बाद चलेंगे रियल प्रोजेक्ट पे। तो आप लोग रियल प्रोजेक्ट पे जो जादू देखोगे वो आपने अभी तक कहीं भी वीडियो में जादू नहीं देखा। तो चलो एक बार एआई के बारे में हम यहाँ पे सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये देखो माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट यहाँ पे खोल रखा है। और यहाँ पे मैंने आपको फ्री वेब वर्जन वाला ये जो है ऑफिस का खोल रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ, सिंपली आपको आना है और यहाँ पे सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट 365। तो ये आपको यूआरएल मिल जाएगा, ये आपको देख सकते फ्री माइक्रोसॉफ्ट 365 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और एक मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट मिल जाएगा फ्री। तो यहाँ पे साइन इन करके आप यहाँ पे आ जाना। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद जैसे अब यहाँ पे को पायलट का किस तरीके से यूज करें, जैसे आपको डेटा में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे सिंपली जैसे मैं यहाँ पे कम्प्लीटली डेटा कॉपी करके लाया हूँ। ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैंने एक यहाँ पे मैसेज भी पहले से तैयार कर रखा है, ये आप देख सकते हो। जैसे मैंने लिखा रखा है ए प्लस, यह स्टूडेंट नहीं नहीं ए प्लस नहीं, यह स्टूडेंट का रिजल्ट का डाटाबेस है। इसका एनालिसिस करो और बताओ कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, एवरेज परफॉर्मेंस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है,
और कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट कमजोर हैं, इम्प्रूवमेंट करने की क्या जरूरत है, सिंपली सेंड कर दो। और यहाँ पे आपको जो है ये आपका को पायलट कंप्लीटली यहाँ पे देखो ओवरऑल आपका डेटा का स्कोर यहाँ पे बना के यहाँ पे ये दे देगा। ये देखो ग्रेड एनालिसिस, फाइनल समरी, और ये यहाँ पे डेटाबेस सारी चीज बना के दे देगा। यहाँ पे सारी इम्प्रूव करने के लिए बताएगा। टोटल 5 मार्क्स स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट क्लिक करो तो ये आपको टॉप 5 स्टूडेंट भी यहाँ पे लिख के बता देगा, जैसे 124 रोल नंबर, 141, 125, 150 और 116 वाले स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे कई सारे आपको डेटाबेस आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये देखो फ्री माइक्रोसॉफ्ट का वेब वर्जन है बिल्कुल। यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट बाई 365 माइक्रोसॉफ्ट। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे फाइल टैब में आ जाते हैं, क्योंकि फाइल टैब में आपको यहाँ पे वर्जन दिख जाएगा। ये देखो वर्जन में लोकेशन वन ड्राइव दिखा रहा है, ठीक है। राम टू यूज थर्ड पॉलिसी नोटिस यहाँ पे ये सारे दिखा रहा है। चलो मैं यहाँ पे आप देखो एक चेकबॉक्स का ऑप्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट 365 में। एक बार मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो चेकबॉक्स जो कि फ्री वाले में आपको बिल्कुल भी यहाँ पे देखो इंसर्ट में आ जाओ। इंसर्ट में आओगे तो कहीं भी आपको चेकबॉक्स नजर नहीं आता है। तो कुछ इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे चलते हैं हम अपने रियल डेटा की तरफ। चलो यहाँ पे अपने रियल जो हमारा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा कहाँ गया प्रोजेक्ट, यहाँ पे सीट 1 में शायद से है, नहीं सीट 2 में था। ठीक है, तो ये हमारे पास रियल प्रोजेक्ट है। ये हमने यहाँ पे रियल प्रोजेक्ट ले रखा है जो कि हमारा सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड डैशबोर्ड हमको बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हम लोगों को इस डेटा में करना है, ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर लगाएंगे। उसके बाद डुप्लीकेट जितने भी होंगे वो सारे रिमूव करेंगे। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे एक बार अपने डेटा को यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट। होम टैब में आना है, यहाँ पे फॉन्ट बॉर्डरिंग, यहाँ पे रैकअप टेक्स्ट हटा देना है। यहाँ पे सबको सेंटर में, और यहाँ पे डेटा को इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। चलो तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो चुका है। तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमारा बोल्ड हो गया। अब यहाँ पे एक बार डुप्लीकेट यहाँ पे डेटा में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं ड्रॉ टैब, डेटा टैब में, और यहाँ पे डुप्लीकेट चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई भी डेटा में डुप्लीकेट नहीं है। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन मिल जाता है। तो इन सब का भी काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है डेटा पहले से ही उपलब्ध है। यहाँ पे आप सॉर्ट एंड फिल्टर करके एक बार डेटा देखना चाहो देख सकते हो। तो यहाँ पे एक बार सॉर्ट फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। चलो एक बार इसे सिलेक्ट कर लेते हैं डेटा को, और यहाँ से सॉर्ट, ये सारे रीजन मिल जाते हैं। ओके, तो एक बार फिर से क्लिक करते हैं। यहाँ पे डेट में अप्लाई करना है, नहीं डेट में नहीं, रीजन में अप्लाई करना है, A to Z। ओके, तो यहाँ पे रीजन में हमारे पास डेटा सॉर्ट हो गया। उस समय डेट में सॉर्ट हो रहा था यहाँ। तो यहाँ पे डेटा में जिस तरीके से आप देखो ये डेटा हमारा इस तरीके से सॉर्ट में सही लग रहा। फिल्टर में अप्लाई करके देखना चाहो तो फिल्टर में भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। चलो फिल्टर भी अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे टेबल डिजाइन करना है, तो यहाँ पे एक बार मैं टेबल का फॉन्ट एंड यहाँ पे, चलो यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स एक बार अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेटा बार्स में, नहीं डेटा बार्स में यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आइकन भी आ जाएगा। चलो छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक बार सेल टाइप में आ जाते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मेट एज में यहाँ पे एक बॉक्स को यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको पहले आ जाते हैं डेटा टैब में, फिल्टर को रिमूव कर लेते हैं एक बार। चलो तो एक बार डेटा में आ जाते हैं, और यहाँ पे पहले से ही फिल्टर लगा हुआ है, फॉर्मेट में आ जाते हैं, ओके करते हैं। तो ये हमारे पास ये देखो इस तरीके से फॉर्मेट हमारा बन के आ जाएगा। तो चलो जी, अब यहाँ से डेटा को करने वाले समराइज। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है ये है कि कौन से ऑर्डर की सेल्स 50,000 से ज्यादा है। इसमें निकालना है कि कौन से ऑर्डर की जो सेल्स है
इसमें 50,000 से ज़्यादा है, तो उसको यहाँ पे निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसमें टोटल सेल्स। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स दिया हुआ है, तो इसी से हम यहाँ पे टोटल सेल्स निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे टोटल और यहाँ पे लिखेंगे सेल्स और यहाँ पे नीचे क्यों चला गया, चलो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सम का और डबल क्लिक करेंगे और ये सारे यहाँ पे कर लेंगे सिलेक्ट। यहाँ पे टेबल सारा सिलेक्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये टोटल सेल्स हमारे पास आ जाएगा। अब मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, और इसको जगह दे, टोटल सेल्स हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा टोटल यूनिट सोल्ड्स। तो यहाँ पे यूनिट कितने हमने बेचे हैं तो ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल यूनिट सोल्ड, SOLD सोल्ड्स, और यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे सम का, क्योंकि टोटल यूनिट सेल्स हमें निकालना है। तो यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये टोटल हमने 90 ऑर्डर लिए हैं। तो यहाँ पे इसको भी एक बार बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा एवरेज सेल्स कितनी है, उसके बाद चेक करेंगे हाईएस्ट सेल, उसके बाद निकाल लेंगे लोएस्ट सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, पहले एवरेज सेल्स निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरेज और यहाँ पे एवरेज सेल्स निकालते हैं इक्वल, और यहाँ पे लिखेंगे एवरेज सेल्स हमारी कितनी हुई है। तो ये हमारे पास एवरेज, और यहाँ पे सेल्स से ही हमारा एवरेज सेल्स निकालने वाला, तो इसको सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे एवरेज सेल्स भी इतना ही आ रहा है। एवरेज सेल्स भी हमारे पास इतना आ रहा है, अच्छा डबल जीरो लग जा रहा है, एक बार डबल जीरो को, नहीं नहीं, एवरेज सेल्स हमारे पास भी इतना ही आ रहा है। तो यहाँ पे एवरेज सेल्स तो इतना नहीं आना चाहिए, चलो यहाँ पे छोड़ो, ये अभी अभी यहाँ पे एवरेज सेल को एक बार रिमूव कर देते हैं, बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे लिखा लेते हैं पहले हाईएस्ट सेल, हाईएस्ट सेल, और उसके बाद निकाल लेंगे लोएस्ट सेल। तो यहाँ पे मैं लोएस्ट सेल निकाल लेना हूँ, लोएस्ट सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट सेल के लिए मैक्स फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे सिंपली ये सारे नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इंटर प्रेस करेंगे तो ये हाईएस्ट सेल आ जाएगी। लोएस्ट के लिए मिनिमम आपको निकाल लेना है और यहाँ से सिंपली ड्रॉ कर लेना है एक बार, और यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे, ये आपके पास लोएस्ट सेल आ जाएगी। तो ये हमारे पास हाईएस्ट एंड लोएस्ट सेल यहाँ पे निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 चीज़ें यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो जो अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि कौन से ऑर्डर की सेल्स 50,000 से ज़्यादा है। चलो इसको एक बार पहले साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे पहले हम यहाँ पे डैशबोर्ड तैयार करने के लिए यहाँ पे किसी एक ऑर्डर आईडी की वैल्यू निकालने वाला है, ठीक है। जैसे किसी एक ऑर्डर आईडी, हमारे पास ये ऑर्डर आईडी आया है, इस ऑर्डर आईडी को पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस ऑर्डर आईडी, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर, ODER, ऑर्डर आईडी। उसके बाद से हमें निकालना क्या है, रीजन निकालना है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रीजन लिख लेता हूँ। उसके बाद से निकालना क्या है, सेल्स पर्सन का नाम निकालना है। तो यहाँ से लिख लेते हैं सेल्स पर्सन, और उसके बाद से क्या निकालना, प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। उसके बाद से क्या, उसके बाद से सेल्स निकालना है, कितना सेल्स हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ऑर्डर आईडी दी गई है, बाकी सारी हमें अपने आप से निकालना है। तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हैं एक्स लुकअप, इक्वल डालेंगे और यहाँ से निकालेंगे एक्स लुकअप लिखेंगे। तो यहाँ से लुकअप एरे देना, तो लुकअप एरे हमारी ये आईडी है, और उसके बाद से ये मांग रहा है लुकअप एरे में, तो ऑर्डर आईडी ही लुकअप एरे में हमारे पास रहेगी। उसके बाद कोमा, रिटर्न एरे में आपको क्या चाहिए, तो रिटर्न एरे में हमको रीजन चाहिए, तो रीजन हमारे पास इसमें है, तो रीजन को एक बार कर लेंगे सिलेक्ट। अब उसके बाद से कोमा में इफ नॉट फाउंड, तो नॉट फाउंड में मैं डेटा डेटा एरर दे देता हूँ बस।
उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद से कोस्ट को सिंपली बंद करके इंटर प्रेस करना है, तो ये नॉर्थ रीजन का ये सेल्स आ जाएगा। इसी तरीके से करेंगे तो ये सारा डेटा आप देखो, राहुल सेल्स पर्सन कौन है, प्रोडक्ट कौन सा है, और यहाँ पे सेल्स में क्या हुआ है, यहाँ पे ये देखो सेल्स कहाँ गया डाटा, नहीं ये वाला निकालना है सेल्स वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेल्स में हमको कौन सा टेबल है, ये टेबल है थर्ड चूज किया है, चाहिए यहाँ पे ये चूज कर लिया टेबल एरे। तो एक बार चलो, एक बार मैं यहाँ से टेबल एरे एक बार रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से फिर से हमें देना पड़ेगा, और यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ऑर्डर आईडी इसको देते हैं, ये ऑर्डर आईडी नहीं, चलो एक बार फिर से यहाँ पे सारा खिचड़ी हो जाएगा। ऑर्डर आईडी ये रहा कोमा में, यहाँ पे इसको लुकअप देते हैं, उसके बाद से रिटर्न एरे में हमको सेल्स कितना हुआ ये चाहिए, और उसके बाद से बाकी सब इंटर कर देते हैं। तो हमारे पास उस सेल्स का जो सेल्स हुआ है वो सारा हमारे पास डेटा आ चुका है, ठीक है। तो ये ऑर्डर आईडी रही, ये सारे सेल्स पर्सन के हमारे पास डेटा मैंने लुकअप फंक्शन की मदद से निकाल दिया। अब इसी तरीके से बाकी इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल लेंगे, जैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। एनालाइज करेंगे किस रीजन में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, यहाँ पे देखो किस रीजन में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, तो अगर उसको निकालना है तो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करो, नहीं नहीं लार्जेस्ट टू नहीं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करना है। तो ये आपको किस पर्सन का यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी नॉर्थ ईस्ट राहुल मिल जाएगा, और इन्होंने यहाँ पे 1 लाख, शायद 1,12,000 है, ठीक है, नहीं 1,12,000 12 लाख है, ठीक है। इन्होंने 12 लाख की यहाँ पे सेल की है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सेल हुई है वो हमारे पास मिल जाएगी, जो कि रीजन मिल जाएगा नॉर्थ में, यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल हुआ है। अगला है यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल लेना। अब यहाँ पे निकालते हैं टोटल ऑर्डर्स हमारे पास जो हैं वो कितने हैं। टोटल ऑर्डर्स तो हमारे पास ये टोटल ऑर्डर हमने यहाँ पे 99 ऑर्डर बेचे हैं, जो कि सही है। लेकिन अब यहाँ पे टोटल ऑर्डर कितने हैं, तो टोटल ऑर्डर 99 हो जाएगा। 50,000 से ज़्यादा सेल करने वाले का ऑर्डर निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 50,000 सेल करने वाले ज़्यादा लोगों का ऑर्डर निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं कौन सा फॉर्मूला, काउंट इफ का लगाएंगे, काउंट इफ, और उसके बाद से डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे रेंज देना है, और रेंज देने के बाद कोमा क्लिक करना, और कोमा में आपको क्राइटेरिया देना, जैसे 50,000 से ज़्यादा सेल हुआ है तो यहाँ पे क्राइटेरिया में डबल कोमा में देना है। उसके बाद से हम यहाँ पे देंगे मोर देन, और मोर देन 50,000 से हमें ज़्यादा चाहिए, तो ये 50,000 हो गया। उसके बाद से डबल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 2 लोगों की यहाँ पे सेल्स हुई है। हमारे पास क्या हुए, 50,000 से ज़्यादा, 50 प्लस सेल्स, तो ये 50 प्लस सेल्स मैंने लिख लिया। कुछ इस तरीके से 50,000 सेल्स जो हमारे पास 2 लोगों की हुई है, तो हमारे पास डेटा मिल चुका है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे लुकअप एनालिसिस फंक्शन का इस्तेमाल करके हमने निकाल लिया, ठीक है। इसी तरीके से आप नॉर्थ रीजन रोल सॉरी यहाँ पे नॉर्थ रीजन की भी डेटा निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले, नॉर्थ रीजन की सेल्स कितनी हुई है, यहाँ पे ये निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ रीजन की सेल के निकालने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें समिफ, समिफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे भी आपको समिफ में मांगेगा पहले रेंज, तो रेंज में ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद से क्या देना है, उसके बाद से क्राइटेरिया में लिखना है, डबल कोमा में नॉर्थ ईस्ट का निकालना है हमें, तो ये हो गया। अब यहाँ पे सम ऑफ रेंज देना है, इसके साथ आपको
कराना है तो नॉर्थ रीजन में सेल निकालना था, कितना हुआ है। तो यहाँ पे सेल्स वाला क्लिक कर लेने, इंटर प्रेस करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ रीजन में जितना सेलेक्ट हुआ है ये आपके पास आ जाएगा, जितना सेल हुआ है। इसी तरीके से साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। जैसे अगर आपके पास एक और कंडीशन आ जाए कि नॉर्थ रीजन में बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने सेल्स हुए हैं, या फॉर्चूनर या ग्रोसरी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, नॉर्थ, और उसके बाद प्लस में इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। अब उसके बाद से फिर से यहाँ पे लगाएंगे समिफ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से समिफ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो नहीं नहीं, यहाँ से सॉरी, यहाँ पे समिफ नहीं समिफ्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो रीजन का डेटा निकालना है, तो इसलिए समिफ, समिफ की जगह समिफ एस लगा के निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सम ऑफ रेंज करना है, तो यहाँ पे मैं सेल्स वाला डेटा यहाँ पे कर लेता हूँ सिलेक्ट। उसके बाद से यहाँ से कोमा देंगे, उसके बाद से क्राइटेरिया रेंज देना है इसमें। तो क्राइटेरिया रेंज आपका क्या है, ये है मेरा क्राइटेरिया रेंज, पहला हो गया। और उसके बाद से क्राइटेरिया में क्या है, नॉर्थ है हमारे पास, नॉर्थ लिख लेंगे डबल को। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के डेटा को सिलेक्ट करके और डबल कोमा में हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स डबल कोमा में, ठीक है। उसके बाद से इस पोस्ट को बंद करके इंटर क्लिक करेंगे तो ये दोनों रीजन का मिला के आपके पास डेटा आ जाएगा। तो कुछ आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे डेटा को एक बार एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप अपने डेटा को निकाल सकते हो। हमने इतने सारे चीज़ों को इतने मिनट में निकाल दिया। कितने मिनट हो गए हमारे पास, अभी 18 मिनट, यानी कि नहीं 18 मिनट नहीं, अभी 5 से 6 मिनट हमने हमने निकाला। अब यहाँ पे चलो पिवट टेबल का एक बार इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पिवट टेबल की मदद से अपने डेटा को करेंगे एनालाइज। तो एक बार मैं, नहीं, यहाँ पे डेटा को एक बार यहाँ पे मैं फिल्टर को रिमूव कर देते हैं, ताकि फिल्टर रिमूव हो जाएगा तो सही रहेगा। फिल्टर बटन रिमूव हो गया, इंसर्ट बटन में, पिवट टेबल बटन में। तो ये टेबल एरे, नहीं टेबल एरे भैया कंप्लीटली लेना है ना। तो ये नीचे वाला डेटा क्यों सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली हमें टेबल एरे चाहिए ना। फिर यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैं एक बार डेटा को ही कंप्लीटली सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलो ये टेबल 3 हो गया। अब नए वर्कशीट में ले लेते हैं, एक बार इसका लोकेशन देते हैं। तो नए वर्कशीट में ओके करो, चलो न्यू वर्कशीट, चलो न्यू वर्कशीट में एक बार ले लेते हैं। ये हमारे पास न्यू वर्कशीट ओपन हो चुका है। चलो यहाँ से हम अपना पिवट टेबल डेटा को एक बार एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रीजन को एनालाइज करेंगे। तो ये रीजन हमने ले लिया, ठीक है। रीजन हमारे पास आ जाएगा रोज में, और यहाँ पे ले लेते हैं सेल। तो यहाँ पे सेल्स हमारे पास आ जाएगा वैल्यू में। तो ये आपके सामने दिख जाएगा रीजन वाइज कि ईस्ट रीजन में कितने सेल हुए हैं, नॉर्थ रीजन में कितने सेल हुए हैं, साउथ रीजन में कितने सेल हुए हैं। और यहाँ पे मैं इसको ऐड करना चाहूँ स्लाइसर, स्लाइसर की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी एक बार इसको हम रिमूव कर देते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पे अपने डेटा में आते हैं, और डेटा हमारा सीट 3 में था, नहीं सीट 3 में नहीं था शायद, सीट 2, हाँ सीट 2 में हमारे पास डेटा था। और यहाँ से सेम एक और पिवट टेबल ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टेबल 3 कम्प्लीटली सिलेक्ट हो कर लेना है। चलो, और यहाँ पे एग्जिटिंग वर्कशीट में, और यहाँ पे मैं इसका लोकेशन यहीं पे दे देता हूँ, ओके करेंगे तो ये आपका नया एक और पिवट टेबल ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखो नया नया पिवट टेबल इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि कई सारे रीजन्स, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, और रीजन रीजन वाइज सेल दिखाना है, कई तरीके से हमें यहाँ पे सेल्स दिखाना है, इसलिए अलग अलग यहाँ पे पिवट टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दूसरा पिवट टेबल बनाना है, इसमें प्रोडक्ट का करने वाले एनालाइज। तो हमारे पास प्रोडक्ट ये रहा,
तो प्रोडक्ट सिंपली रोज में आ जाएगा और उसके बाद से प्रोडक्ट वाइज हम ले लेंगे, सेल्स ले लेंगे। तो ये हो चुका है प्रोडक्ट वाइज सेल्स। अब सिंपली यहाँ से कट करके और आ जाना शीट शीट 2 में है शायद डेटा। चलो, और यहाँ से एक और पिवट टेबल ले लेना है। यहाँ से हमारा डेटा सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है एग्जिटिंग वर्कशीट में, शीट 4 में लोकेशन मैं यहाँ का दे देता हूँ एक बार। ठीक है, अब जो तीसरे पिवट टेबल में हम यहाँ पे लेने वाले हैं, सबसे पहला जो सेल्स पर्सन लेने वाले हैं, तो यहाँ पे सेल्स पर्सन पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद से किस चीज़ पे क्लिक करना है, उसके बाद से हमें इसमें क्या चाहिए, जैसे सम ऑफ सेल्स चाहिए। चलो, यहाँ पे सम ऑफ सेल्स ये रहा। तो ये हो चुका है। ये हमारे पास में क्या था, सेल्स पर्सन का नाम था। चलो, तो ये हमारे पास हो चुका है। अब यहाँ पे एक और पिवट टेबल हमें ऐड करना पड़ेगा कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे मैं एक और पिवट टेबल सिंपली रेंज क्राइटेरिया ये सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। एग्जिटिंग शीट 4 में देते हैं और यहाँ से आजा, मैं यहाँ से ड्रॉ करके ओके कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें हम लेने वाले हैं कैटेगरी और यहाँ पे सम ऑफ सेल लेंगे। और यहाँ पे चूंकि हमारे पास देखो सारा कैटेगरी का यहाँ पे डेटा आ चुका है। जैसे नॉर्थ रीजन में कितना सेल हुआ है, हम एक बार इसको डिजाइन कर देते हैं। चलो, इसको भी एक बार मैं डिजाइन कर दूं और इसको भी एक बार डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा हो चुका है और यहाँ पे सारा का ग्रांड टोटल दिखा रहा है कितना सेल हुआ है। यहाँ पे पहले पिवट टेबल में चलते हैं, पिवट एनालाइज में और पिवट फील्ड लिस्ट में। अब यहाँ पे स्लाइसर एक बार ऐड कर लेते हैं। स्लाइसर में यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ का था, री रीजन का था, रीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रीजन को इस तरीके से यहीं पे इंसर्ट कर लेंगे रीजन को। और चलो, यहाँ पे रीजन हमारा इंसर्ट हो चुका है। नॉर्थ का ये साउथ का दिखा रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा क्लिक करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी सब पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और एक बार यहाँ पे डेटा पे इंसर्ट में आ जाते हैं, चैट में आ जाते हैं। अरे यार, इस पे सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो यार, यहाँ पे ले लेते हैं पाई चैट। पाई चैट में देखने में हमको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे पाई चैट हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास पाई चैट यहाँ पे इंसर्ट हो चुका। अब देखो, नॉर्थ रीजन में यहाँ पे सारे ईस्ट, क्या हो गया, यहाँ पे सारे ईस्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी इस तरीके से आपको इंसर्ट कर लेना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, सेम इसी प्रकार से। अब आपको बस पाई चार्ट, स्लाइसर, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारी ये कंप्लीट एक्सेल जो 3 घंटे की क्लास है, ये यहाँ पे एंड होती है। मैंने सारे पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मैंने आपको यहाँ पे कवर कर रखा है, बेसिक से बेसिक जितना हो सके मैंने आपको बताया है। और एडवांस से एडवांस लेवल की चीज़ें जो है वो आपको एक एक वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी चीज़ या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में आपको ज़रूर बताना। और इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहे। और मैंने इसमें हो जितना ज़्यादा बेसिक आपको सिखाया है, बेसिक डैशबोर्ड दिखाया है, ना कि आप सोच रहे हैं कि कम्प्लीटली मैंने एडवांस दिखाया। एडवांस कवर करना 3 घंटे में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिला होगा। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।